तैयार हो जाइए बाजार के आखिरी 1.5 घंटे के एक्शन के लिए। हफ्ते का है पहला दिन, लेकिन एक्शन भरपूर और नए रिकॉर्ड बनाते हैं बाजार। हल्का फुल्का उतार चढ़ाव, लेकिन मजबूती का रुख है बरकरार। आखिरी 1.5 घंटे में कैसा रहेगा ट्रेड और क्या करें, कल की तैयारी रहेगा, इसी पर खास फोकस। फाइनल सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। नए रिकॉर्ड के साथ ओपनिंग हुई थी, नए रिकॉर्ड के साथ ही अनिल जी क्लोजिंग शो में भी जा रहे हैं। बिल्कुल, और पूरी संभावना है कि अच्छी मजबूती के साथ बाजार को हम बंद होते देखें, क्योंकि अब तक का जो दिन भर का ट्रेडिंग सेशन रहा है वो बहुत ही बेहतरीन रहा है दीप। और खुलते ही बाजार ने हाइज बनाए और हाइज बनाने के बाद और मजबूत हुआ है। हल्की प्रॉफिट बुकिंग दिन के दौरान एक आई है, लेकिन वापस से तेजी का रुझान। आइए देख लेते हैं अब तक की बड़ी बातें बाजार के लिए क्या होती दिख रही है। तेजी का सिक्सर लगाया पिछले हफ्ते 500 दिन तेजी दिखाने के बाद आज हफ्ते की दमदार शुरुआत हुई है। पहली बार इतिहास में हमने दर्शन किए हैं 15,100 के। निफ्टी बैंक 400 अंक उछलकर 36,000 के ऊपर खुला और टिका हुआ है। एसबीआई फिर से लाइफ टाइम हाई पर पहुंचता हुआ। ऑटो, इंफ्रा, मेटल, रियल एस्टेट शेयर तगड़ी रफ्तार में है। इंडेक्स 2.5 से 2.5% मजबूत है। आज हल्की प्रॉफिट बुकिंग आईटीसी, लीवर और एफएमसीजी शेयरों में आपको नजर आएगी, और ब्रिटानिया में भी नतीजों के बाद की प्रॉफिट बुकिंग। तो एफएमसीजी हल्का नुकसान वाला एक सेक्टर कह सकते हैं, बाकी सब जगह मजबूती। और ये मजबूती हमारी अपनी भी है और कुछ हद तक इंपोर्टेड भी। जी हाँ, अमेरिका से आती हुई। डाउ फ्यूचर सेंचुरी मार्कर 100 पॉइंट ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, और यूरोप में आधा % की मजबूती है। मतलब मान लीजिए सिर्फ आप ही मजबूत नहीं है, पूरी दुनिया मजबूत है, और दुनिया भर में जो पार्टी चल रही है उसमें हम भी एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय तो हम भरपूर कर रहे हैं सर। 51,500 के पहले पहली बार सेंसेक्स भी है, 15,100 के पहले निफ्टी। थोड़े फिगर सिमिलर से लग रहे हैं, बट बिल्कुल रिवर्स करना पड़ रहा है उनको। 15,51, 36,000 और 15,000, 51,000। 15,000 निफ्टी के, 36,000 बैंक निफ्टी के, जोड़ लीजिए 51,000 हो गया। आंकड़ों का यही खेल है दीप, जैसे आप चाहे वैसे बन जाते हैं। तो बिल्कुल दोनों को मिलाकर बैंक आपके लिए तैयार है सेंसेक्स और कंबाइन और बैंक निफ्टी को कंबाइन कर लें तो 1 लाख के ऊपर है। हाँ बिल्कुल, वो भी है। एब्सोल्युटली, यही तो 1,01,000 नोट आउट। बहुत ही बढ़िया। तो ओवरऑल मजबूती वाला माहौल है। अच्छी बात ये दीप के आज एक बढ़िया बाइंग मोमेंटम है। दोनों साथ में लाइए, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों चार्ट से एक बार साथ में देखते हैं और उसके बाद इसका विश्लेषण करते हैं। पहली चीज तो एक है हल्की फुल्की एक बार की प्रॉफिट बुकिंग के बाद निफ्टी मजबूती की तरफ बढ़ता है। देखिए, दो चीज आज आपको फिर दिखेगी जो शुक्रवार को थी और आज भी है। निफ्टी 500, बैंक निफ्टी 500 पॉइंट मजबूत है, निफ्टी 200 पॉइंट में। लेकिन मजबूती के मामले में शुक्रवार को भी निफ्टी आगे था, मजबूती के मामले में आज भी निफ्टी आगे। इसका मतलब ये नहीं कि बैंक निफ्टी कमजोर है, लेकिन एक ज्यादा मजबूत होना और एक कम मजबूत होना। कम मजबूत को कमजोरी मत समझिए, वो भी मजबूत ही है। वो कहते हैं कि आप मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं, आप मुझे बुरे लग रहे हैं, इसमें फर्क है। तो ये मतलब कम अच्छा लग रहा है, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, फर्क इतना ही है। तो चार्ट भी आप देखिए, बैंक निफ्टी अब ऑफ लेट फिर से मजबूत होकर ऊपर आने की कोशिश करा, लेकिन 36,000 के नीचे थोड़ा वक्त बिताया है। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो इसमें कोई डाउट नहीं। और जो हमारी रेंज थी ऊपर की कि 36,400, 36,600 की रेंज में बैंक निफ्टी रुकना चाहिए, एग्जैक्टली वहीं से टॉप बनाकर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी। डेटा में पढ़ रहा हूं दीप, लेकिन अब तक का जो मूड माहौल दिख रहा है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगले 1.5 घंटे में भी आपके लिए बेहद साफ एक ही संकेत है, बाय ऑन डिप्स। अगर किसी तरह की डिप मिले, खरीदारी ही करनी है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा 3.25 पर ही, माफ कीजिएगा 2.25 पर ही आपके लिए डेटा का विश्लेषण रखूं, क्योंकि डेटा मेरे पास आ चुके हैं। अब मैं सिर्फ उनको एनालाइज करने की देरी है, वो करते ही तुरंत प्रभाव से हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सर, तो दमदार एक्शन है बाजार में और ढेर सारे स्टॉक्स हैं जहां पर हमें रखनी है नजर। इस बीच कई सारे ट्रिगर्स भी हैं और खबरों वाले शेयर्स भी हैं जहां पर हमें करनी है बात। मानसी और वरुण हमारे साथ तैयार हैं। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से हैं अहम ट्रिगर्स? गुड आफ्टरनून दीपांशु। आखिरी हफ्ता तीसरी तिमाही के नतीजों का मेजॉरिटी रिजल्ट्स आते हुए इसी हफ्ते में दिखेंगे, और ढेर सारी लंबी लिस्ट है नंबर्स की जो कि इस वीक के दौरान आते हुए दिखेंगे। निफ्टी स्पेस में आज बीपीसीआर के नंबर्स का इंतजार। वहीं एफएनओ में 5 कंपनियां हैं, टोरेंट फार्मा, एनएमडीसी, गोदरेज कंज्यूमर, सन टीवी और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, इन पर नजर है। साथ ही टोरेंट फार्मा नतीजों के साथ अंतरिम डिविडेंड पर भी बोर्ड बैठक करेगा। 3:30 बजे पीएसयूज के एसेट मोनेटाइजेशन पर सचिवों के समूह की बैठक होने जा रही है। जी बिजनेस एक्सक्लूसिव इस खबर पर भी फोकस रहेगा। कल इंपॉर्टेंट नंबर्स निफ्टी स्पेस में अदानी पोर्ट्स एंड एसईजेड और टाटा स्टील के आते दिखेंगे। वायदा बाजार में महानगर गैस लिमिटेड, बर्जर पेंट्स, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, मुथूट फाइनेंस और टोरेंट पावर के नंबर्स आते हुए हम देखेंगे। ट्रिगर्स, एमएससीआई रिव्यू कल होने जा रहा है, भारतीय एयरटेल रिव्यू का हिस्सा होगा, तो इस पर इंपॉर्टेंट अपडेट नजर रहेगी। और साथ ही एक्सचेंजिंग सॉल्यूशंस, इस पर भी फोकस करेंगे। डीलिस्टिंग के लिए
कल से बोलियां खुलेंगी, कल से लेकर 15 फरवरी तक ये बोलियां खुलती हुई दिखेंगी। दाम इनके 44.64 44 रुपए और 64 पैसे पर हैं। साथ ही बुधवार के दिन टाइटन, आइशर मोटर्स, गेल और हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के नंबर्स हैं। 4 कंपनियां, वहीं 4 कंपनियां वायदा बाजार की भी होंगी। पेंज इंडस्ट्रीज, औरबिंदो फार्मा, बाटा और साथ ही आईजीएल, इनके नंबर्स और कैश की तो लंबी लिस्ट है जिनके नंबर्स आते दिखेंगे। ट्रिगर्स, फोर्टिस हेल्थकेयर मामले में 10 से 11 फरवरी के बीच सुनवाई होने की संभावना है। मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर पर फोकस कीजिएगा, नतीजे और अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक है। वहीं सुप्रजीत इंजीनियरिंग बायबैक को लेकर बुधवार के दिन एक बोर्ड बैठक हो सकती है। ओके, तो ये हैं आपके लिए ढेरों ट्रिगर्स जहां पर रखनी है नजर पर। इसके साथ ही कई सारे स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर एक्शन में भी हैं। गुड आफ्टरनून वरुण, बताइए। गुड आफ्टरनून दीप। देखिए, सबसे पहले तो जो हमने आपको एक्सक्लूसिव खबर दी कि एग्रोकेमिकल सेक्टर में पीएलआई स्कीम की तैयारी हो रही है और करीब 6000 करोड़ के आसपास की पीएलआई स्कीम जो है उसका ऐलान हो सकता है, तो यहाँ पे अच्छी खासी रैली देखने मिल रही है। वहीं राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया है कि मिश्र धातु, बीएमएल और गार्डन रीच शिप बिल्डर में विनिवेश होगा। इसके अलावा एनटीपीसी, इस कंपनी की तरफ से बयान आया है कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्लांट था जो कि उत्तराखंड में इनका तहस नहस हो गया, उसका जो नुकसान है उस पर इंश्योरेंस कवर मौजूद है, इनका कहना है। हालांकि कौन सी इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से इंश्योरेंस कवर है ये इन्होंने नहीं बताया है। एनएमडीसी, इन्होंने अपने जो प्रोडक्ट के दाम है उसको घटाया है। लंप आयन ओर के दाम को 11% घटाया है और फाइन्स के दाम में 12% की कमी की है। अबान ऑफशोर्स, नतीजे आए, नतीजे ठीक ठाक है। घाटा कम हुआ है इस कंपनी का, हालांकि अभी भी घाटे में है। 416 करोड़ से कम होकर 281 करोड़ पे आया है। सुंदरम ब्रेक मुनाफा 50 लाख से बढ़ के 5.3 करोड़ और गैब्रियल इंडिया मुनाफा 18 करोड़ से बढ़ के 25 करोड़ पे आया है। ओके, तो ढेरों स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर एक्शन में है। नतीजों की है लंबी लिस्ट और साथ ही कई और स्टॉक्स हैं जहां पर आप फ्रेश ब्रेकआउट आते हुए देख रहे हैं। सेल नजर रखिए, वायदा कारोबार के बैन में है, पर अभी अभी एक ब्रेकआउट आते हुए दिखा है। इस चार्ट पर एक्शन हो रहा है। पर मिड कैप आईटी में कोफोर्ज सबसे आगे निकलते हुए दिख रहा है और एक बड़ा ब्रेकआउट थोड़ी देर पहले स्टॉक में आया था और डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। कोफोर्ज पर क्या चल रहा है सचिन जी? लंबे समय बाद एक ऐसा ब्रेकआउट कोफोर्ज की चार्ट पर आ रहा है। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल सर। जिस तरीके से आई थिंक चेंज हो रहा है, मुझे लग रहा है आईटी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है। जिस तरीके से विप्रो एंड आई थिंक कोफोर्ज दोनों में जो मोमेंटम मिला है, मुझे लग रहा है ये मोमेंटम अगले 2 से 3 दिनों तक जारी रह सकता है। ऑन द हायर साइड एक्सपेक्टेशन यही है कि 2800 के आसपास के जो स्विंग्स है, स्पेसिफिकली 2810 के आसपास के स्विंग्स है, मुझे लग रहा है वो रिविजिट होने चाहिए। जिस इंटेंसिटी से ये 2 दिन के डिक्लाइन को इसने एनगल्फ कर दिया है, मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अच्छा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बन सकता है अराउंड 2560 के आसपास, जो 100 पॉइंट दूर है। बट फिर भी जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 2810 के आसपास के स्विंग्स इमीडिएटली आ सकते हैं, तो यहाँ पर डेफिनेटली एक लॉन्ग बायस ही रखना है। ओके, तेजी के साथ बने रहे कोफोर्ज में, ये है आपके लिए राय। क्लोजिंग शो का पहला बिगुल वागले साहब के नाम। बताएं वागले साहब। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। सीमेंट स्पेस में मुझे मोमेंटम दिख रहा है। मैंने चूज किया है रैमको सीमेंट्स। 927 का भाव है, यहाँ पर बाय करें। 920 तक आएगा तो ऐड करें। 900 के नीचे का स्टॉप लॉस तो आपको एक 25 रुपए की रिस्क होगी। मुझे लगता है 1000 का टारगेट कल तक आना चाहिए और इसका पोजिशनल टारगेट लगभग 1150 का आता है। ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न से ये निकल रहा है, तो 1 से 2 हफ्ते या मे भी 3 हफ्ते का टारगेट 1150 का है। आजकल कुछ बड़े बड़े टारगेट्स नहीं ले रहे वागले साहब, सीधा 1000 और 1150। ये 1000 वाला भी अपने आप में 75 रुपए में थोड़ा बड़ा लग रहा है मुझे आज। अनिल जी, 900 रुपए पे 75 रुपए मतलब छोटा है, मेरे हिसाब से बड़ा नहीं है। अरे वाह, ये हुई ना बात। अब ये पुराने वागले साहब एकदम फुल फॉर्म वाले। 975 25 पे 75 रुपए छोटा, तो बिल्कुल मार्केट भी वैसा है, कॉल्स भी वैसे हैं। जिस तरह का मूव है, बड़े मूव आ रहे हैं। और सीमेंट तो देखिए जी, पूछे मत, सीमेंट में जो एक्शन है अमेजिंग। आपने तो बताया भी था जी, बिल्कुल। और इसी पर एक सचिन जी भी हमारे साथ तैयार है। सचिन जी के लिए भी बिल्कुल बीटीएसटी का बताएं सर। अनिल जी, आईटी के बारे में बात हुई है, कोफोर्ज स्पेसिफिकली, एंड विप्रो आई थिंक वहां पर भी एक अच्छा ब्रेकआउट हो चुका है। मुझे लग रहा है पिछले 3 दिनों का जो स्विंग सीक्वेंस था वो पर्टिकुलर सीक्वेंस ब्रेक कर दिया है। एंड जहां पर 436 के आसपास का कल का स्विंग था वो भी ब्रेक किया है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर मोमेंटम आईटी स्टॉक्स में जारी रह सकता है। तो यहाँ पर लॉन्ग्स डिप्लॉय करने चाहिए 445 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से काफी छोटा मिल रहा है, अराउंड 34 के आसपास का। बस 2 रुपए। एंड आप कैश के लेवल बोल रहे हैं? ये फ्यूचर्स के लेवल दिए हैं मैंने, 437 से 434। दैट्स इट।
कॉन्फिडेंस है सर। गजब सचिन जी, वाह क्या बात है, वेरी गुड। सो मुझे लग रहा है 445 तक ये मूव एक्सटेंड होनी चाहिए एंड आई थिंक ओवरऑल पूरा पैक एक साथ निकल रहा है, सो डेफिनेटली कुछ तो है जो मार्केट को ज्यादा अच्छी तरह पता है। चलिए बढ़िया है। तो बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस और 445 का टारगेट सचिन जी की तरफ से आता हुआ विप्रो पर भी। बिल्कुल, तो कंसोलिडेशन के बाद आईटी स्टॉक्स एक्शन में आ रहे हैं। नतीजे आ रहे हैं आपके स्क्रीन पर। मार्क्सन्स फार्मा और मुनाफा डबल हो गया है, 30 करोड़ से बढ़कर ऑलमोस्ट 60 करोड़ का मुनाफा आते हुए दिखा है। आय की भी अगर बात करें तो अच्छी बढ़त है, 287 करोड़ से बढ़कर 350। 15 रुपए में हमने मालामाल विकी में स्टॉक दिया था, 15 रुपए में, 12-15 रुपए कुछ ऐसा भाव चलता था कि ये स्टॉक है जो, और तब ट्रिगर ये था कि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में बिजनेस शुरू किया था अपनी दवाओं बेचने का, जो इंग्लैंड में बेचते थे। ये बड़ा गेम चेंजर होगा। अब देखिए 3-4 क्वार्टर के बाद जब रिजल्ट्स में ये दिखता है ना, ऐसे ही मुनाफा डबल नहीं होता, कुछ तो काम काज करेंगे, कुछ सेल्स बढ़ी है, कुछ प्रॉफिट बढ़ा है, तो ये देखिए दमदार नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक भी उन लेवल से अगर आप देखें तो 4 गुना बढ़ चुका है। शानदार नतीजे। कुणाल जी से थोड़ी देर में जुड़ेंगे। सुमित जी हमारे साथ तैयार हैं। सुमित जी, जरा आप ही चार्ट से देख लीजिए। मार्क्सन्स फार्मा दमदार नतीजे आ रहे हैं और 8% की तेजी चार्ट पर भी दिख रही है। लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट है सर? गुड आफ्टरनून दीपांशु। स्टॉक्स भी दमदार ही दिख रहे हैं दीपांशु। स्टॉक के अंदर भी मोमेंटम स्ट्रांग है और आज का कैंडल और पिछले 4-5 दिनों का मूव स्टॉक में स्ट्रांग ही देखने को मिल रहा है। तो मार्क्सन्स के अंदर अभी और भी ऊपर का लेवल देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर ऊपर में 66 का लेवल ब्रेक होने के बाद 70 रुपए से लेके 72 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है। 66 स्टॉक का इमीडिएट ऊपर में हडल है, वो ब्रेक होना चाहिए। जिस तरह का मूव देखने को मिल रहा है उसको देखते हुए, और नीचे में जो सपोर्ट है 58 के आसपास का है, यानी 58 का सपोर्ट, 66 का रेजिस्टेंस, 66 का लेवल निकलने के बाद 70 से 72 रुपए तक का मूव मार्क्सन्स पे देखने को मिल सकता है। ओके, तो 70 से 72 के लेवल्स के लिए मार्क्सन्स पर रखें नजर पर। एक एक करके सारे के सारे आईटी स्टॉक्स आपको बढ़िया ब्रेकआउट दिखा रहे हैं। किरण जी भी हमारे साथ तैयार है। किरण जी, टेक महिंद्रा वापस 1000 के लेवल्स पर जाने की कोशिश कर रहा है। विप्रो के बाद यहां पर सबसे ज्यादा एक्शन आया है पिछले कुछ मिनटों में। बताएं सर, टेक महिंद्रा पर ट्रेड बनता है क्लोजिंग के लिए? दीप आफ्टरनून, अनिल जी वेरी गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, टेक महिंद्रा भी अच्छा चार्ट पैटर्न है। एक अच्छा बेस 950 960 के आसपास किया है और अभी 990 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है कि ये मोमेंटम बिल्कुल पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। अभी आपका स्टॉप लॉस 977 का रखना चाहिए और पोजिशनल टारगेट्स 1025 के देखने को मिल जाने चाहिए कल परसों तक। ओके, तो 1025 के पोजिशनल टारगेट्स के लिए खरीदारी करके चलें, ये है आपके लिए टेक महिंद्रा पर राय। आशु जी भी हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। आशु सर, गुड आफ्टरनून। आपने फ्राइडे को डीएलएफ के बारे में बात करी थी और कहा था कि ये भी अब एक बड़ी स्टोरी बनने के लिए तैयार है, और उसके बाद ही ओवर द वीकेंड पॉजिटिव खबरें भी आई हैं। सर्कल रेट्स की कटौती हुई है दिल्ली में, इसका इम्पैक्ट समझाएं सर, और ऑफकोर्स डीएलएफ की चाल कैसे देख रहे हैं? दीपांशु, डीएलएफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज आती रहेगी और मुझे लगता है कि ये अगले 6 महीने ये रियल एस्टेट और रियल एस्टेट स्टॉक्स दोनों के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाले हैं। और मेरा जो फेवरेट पिक है उसके अंदर डीएलएफ है और मैं दीपांशु इसका टारगेट बोल रहा हूँ 400 से 450। ये 10-10 रुपए की मूव्स अगेन। दीपांशु देखो, जब मंदी आए या तेजी आए, अगर बड़ी तेजी या बड़ी मंदी है तो उसमें अगर बड़ा पैसा नहीं बनेगा तो आप उसको वेस्ट कर रहे हैं उस मूव को। तो मैं डीएलएफ को भी बिल्कुल बोलता हूं कि जैसे हमने भारती में कन्विक्शन रखी, एसबीआई में रखी, और मेरी डीएलएफ में भी वही कन्विक्शन है कि ये 400 से 450 का भाव बनेगा। इसीलिए मैं पिछले कुछ दिनों से अनिल जी ने 1-2 बार पॉइंट आउट भी किया कि डिलीवरी की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बड़ा पैसा तभी बन पाएगा, नहीं तो आपको फ्यूचर ऊपर नीचे करके कट जाएगा। अब मैं दीपांशु मैं 2 मिनट लूंगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एसबीआई, अब एसबीआई 400 के बाद अगला टारगेट है 500 रुपए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो 5 या 10 रुपए घटेगा नहीं, लेकिन वो 10 रुपए घटना आपका ट्रेड नहीं रहने देगा, क्योंकि अगर 400 रुपए पे आप स्टेट बैंक लेते हो, वो 390 भी होगा फ्यूचर का, तो आपको लगेगा कि मैंने हाई पे तो नहीं ले लिया। तो एक ये फिनोमिना ऐसा होता है जो साइकोलॉजिकली आपको लंबा प्ले नहीं करने देता। इसीलिए मैं थोड़ा सा इंसिस्ट करता जा रहा हूं कि जिसमें अभी भी बड़ी तेजी लग रही है उनको डिलीवरी में कन्वर्ट करिए, या फिर इतने पैसे रखिए कि मतलब फ्यूचर जितनी डिलीवरी उठा के चाहे 3 गुना उठा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम चीज दीपांशु भारती में। अब भारती में जिस दिन रिजल्ट आए पूरा सबने री रेटिंग कर दी, 700 रुपए हो जाएगा। तो जो डे ट्रेडर्स होते हैं, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं, जिनको स्लाइसर्स भी कहते हैं अनिल जी कभी, कि वो जल्दी जल्दी पैसा बनाना है कि उस दिन हो जाएगा। अब उस दिन ओवरबॉट हो गया, वो करेक्ट हो गया, 1-2 दिन की करेक्शन आई 580, 85, 90 तक, आज वो फिर 600 पे खड़ा हो गया, अगला पड़ाव 650, 650, 700 की तरफ जाने के लिए फिर नई मूवमेंट बना देगा। तो ये एक ऐसा ट्रेंड है कि जिसको आपको किस तरह से प्ले करना है वो बहुत जरूरी है।
दीपांशु, देयर इज नो सेक्रेड मॉडल इन दिस इंडस्ट्री। इस मार्केट में कोई सेक्रेड मॉडल नहीं है, हर टाइम टू टाइम मॉडल चेंज होते रहते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरह से पार्टिसिपेट करना है। तीसरा स्टॉक दीपांशु जो मैं बार बार बोल चुका हूं, सन टीवी, वो कई बार बोल चुका हूं कि ये साल सन टीवी का हो सकता है। मेरा टारगेट 650-700 इंटैक्ट है, और ऐसा नहीं है कि उस टारगेट के बाद बीच में घटता नहीं है। ऐसा नहीं है उस टारगेट के बाद एसबीआई नहीं घटा था, लेकिन आपने देखना है कि कौन सा स्टॉक है जो हायर टॉप हायर बॉटम हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है। तो मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। डीएलएफ, भारती, सन टीवी, इवन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बिल्कुल बने रहे। ये स्टॉक सारे ऊपर बढ़ेंगे क्योंकि ट्रेंड ऑफ द मार्केट इज पॉजिटिव, और जितना भी जो हल्का प्लेयर है या जो शॉर्ट टर्म प्लेयर है वो निकलता जा रहा है। सिर्फ जिसके बाद डिलीवरी या पेशेंस रख रहा है वो बड़ा पैसा बनाएगा, और अभी भी वो मूवमेंट मुझे दिखती है। परफेक्ट। तो आशीष सर, सबसे पहले तो एसबीआई के लिए बधाई। दूसरा, डीएलएफ में भी जो कॉन्फिडेंस आपने दिया, और देखिए बात होते ही एक बड़ी खबर भी आ गई। अच्छा भाई दो, यहाँ आज सुबह आपकी अनुमति के बगैर मैंने आपके कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया आपके ट्वीट का, तो मैंने आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं बता दूं एक बार फिर से, आपको भी याद दिला दूं और दर्शकों को भी। आशीष ने एक बहुत बढ़िया ट्वीट किया था वीकेंड में कि एक बुल मार्केट अगर आप वेस्ट हो जाता है, अगर आप उसके अंत में बड़ा पैसा बनाकर नहीं निकलते हैं, और एक बेयर मार्केट वेस्ट हो जाता है अगर उससे आप कुछ सीख कर नहीं निकल सकते। तो हमने बेयर मार्केट से तो सीखा है, इसमें तो कोई डाउट, हमने वेस्ट तो नहीं किया, बहुत कुछ सीखा। बाजार का बॉटम का फॉर्मूला बनाया, काफ़ी कुछ और भी सीखा, टाइम से कैसे पैसा लगाना है, शॉर्ट ब्लास्ट एसआईपी कैसे करनी, वो सब सीखा है। और बुल मार्केट में भी आपसे सीख रहे हैं, और ये बढ़िया चीज़ है कि आप एक आध लोट लेंगे, 5-10 रुपये ऊपर नीचे होगा, घबराएंगे। अब जैसे डीवीज है, रिजल्ट के बाद 5-10-25 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, या बेल भी है फॉर एग्जाम्पल 7-8% गिर गया, ये चलेगा, लाइफ में ये चलता रहेगा। लेकिन आप नीचे देखिए लाइनें क्या आ रही है। पीएसयू में विनिवेश होने पर दूसरे पीएसयू में हिस्सा बिक्री पर हो जाए। इस साल की थीम है सरकारी कंपनियां, इस साल की थीम है आपके सरकारी बैंक, इस साल की थीम है आपके सीमेंट शेयर, इस साल की थीम है सेलेक्टिव फार्मा शेयर। तो ये छोटी मोटे 2-4 दिनों के ऊपर नीचे वाले मुंह से विचलित मत होइए। आप ये सोचिए कि इसमें मुझे और ऐड करना है, तो ये चीज़ है। तो डीएलएफ पर मैं एक बार वापस से आशु सर, एक तो एसबीआई के टारगेट रिवाइज 400 है, राइट, और डीएलएफ के टारगेट्स नहीं अनिल जी, 400 तो एसबीआई के 500 माफ कीजिएगा, 400 तो आ चुका है, 500 की तरफ जाएगा एसबीआई के 500 और डीएलएफ के अनिल जी 400 से 450, और मुझे बहुत जल्दी ही लगते हैं अनिल जी। ये जो जैसे कुणाल जी ने भी, मैंने पूछा था तो उस दिन तो बात नहीं हो पाई, पर अगले दिन उन्होंने भी कॉल दी। अनिल जी बहुत बड़े ब्रेकआउट जिनमें भी आ रहे हैं उनमें रीजन भी है। और अनिल जी ये स्टार्स, मैंने कहा ना, सिर्फ डीएलएफ नहीं, ये रियल एस्टेट और रियल एस्टेट स्टॉक्स के लिए रहेगा, इनकी री रेटिंग होगी क्योंकि ये पीछे नहीं रह सकते। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अनिल जी गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी होगी कि नेक्स्ट 2-3 महीने में आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। सारे ऑफिस खुल रहे हैं, बीच में एक ऐसी हवा आ गई थी कि कमर्शियल लोग सरेंडर कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होगा। वर्क फ्रॉम होने के बाद भी अनिल जी काम इतना बढ़ रहा है और इतना बढ़ेगा कि मतलब देयर इज एनफ स्पेस फॉर एवरी रियल एस्टेट कंपनी टू ग्रो। तो मुझे लगता है कि अनिल जी डीएलएफ में बहुत बड़ी तेजी बन सकती है, और पेशेंटली बिल्कुल रखना चाहिए, और मतलब आपको एक अच्छा पैसा देके जाएगा बिल्कुल ये। ओके, तो ये है आपके लिए। और डीएलएफ पर राय और डीएलएफ पे हमारी तरफ से भी, और कुणाल जी, राकेश जी भी लगातार आपको बोल रहे हैं कि बड़े ब्रेकआउट की तैयारी होती हुई दिख रही है, और बड़े ब्रेकआउट की तैयारी में मेरे डेटा भी तैयार। लेकिन उससे पहले कुणाल जी और राकेश जी तैयार हैं चार्ट कॉर्नर के बिगुल के लिए। बताएं सर। अनिल जी, चार्ट पर भी एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और काफी बड़ा वाला ब्रेकआउट है। इसके अंदर अगर हम देखें तो अप्रैल 2018 के लेवल्स टूट रहे हैं। स्टॉक है हिंडाल्को, जहां पे बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो हिंडाल्को पर खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, ये भी एक बिल्कुल ऐतिहासिक ब्रेकआउट है। डीएलएफ की तर्ज पर बड़ा ब्रेकआउट हिंडाल्को पर आता हुआ दिख रहा है। मेटल काउंटर्स की फैंसी चल रही है। 273 रुपए पर स्टॉप लॉस रख करके हिंडाल्को बाय करें। 273 का स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 286, 286 का फर्स्ट टारगेट, 295 का दूसरा बड़ा अग्रेसिव टारगेट। बड़ा ब्रेकआउट हिंडाल्को पर आता हुआ दिख रहा है, तो इस पर खरीदारी करके चल रहा है। ओके, आवाज से लग रहा है वैसा ब्रेकआउट बड़ा है वाकई में। कुणाल जी, आपकी आवाज में इतना जोश कैसे आया? अनिल जी देखिए, चार्ट देखकर और आशु जी ने जो अभी डीएलएफ की बात करी अनिल जी, तो थोड़ा मेरा 1.25 पाव खून बढ़ गया अनिल जी, तो इसी वजह से आपको आवाज में बुलंदी नजर आ रही है अनिल जी। अच्छा, अब दिल्ली में रियल एस्टेट खरीदने का तो सही टाइम आ गया फिर।
बंसल जी, किस किस को कोठी बनवानी है दिल्ली में और कौन कौन रियल एस्टेट खरीदेगा आप लोगों में से, जरा बताइए मुझे। देखिए अनिल जी, मेरे को तो अनिल जी रहने के लिए जगह है, तो मेरे को तो अनिल जी कुछ इन्वेस्ट करना नहीं है अनिल जी। मेरे लिए तो अनिल जी शेयर बाजारी है। और कुणाल जी भी अनिल जी ओवर इन्वेस्टेड है, इन्होंने तो फार्म हाउस वगैरह भी ले लिया है। अच्छा। और अब डीएलएफ भी चल गया है, तो ये भी मेरे को लगता नहीं है निवेश करेंगे। आशु मदान जी अनिल जी रियल एस्टेट में निवेश करते हैं, मतलब कि काफी बार उन्होंने बताया है। हाँ? तो मेरे को लगता है शायद वो करेंगे अनिल जी, और इस पर वही मेरे ख्याल से हाईलाइट कर पाएंगे अपने बारे में। ओके, मैं आशु जी के पास जाऊँ उससे पहले आप कुणाल जी कुछ कह रहे हैं, फिर मैं आशु सर के पास पहुंचता हूँ। जी कुणाल जी बोलिए। अनिल जी देखिए शेयर बाजार वाले लोग अनिल जी अगर रियल एस्टेट में पैसा डालने लगे तो अनिल जी लानत है। देखिए हमारे पास अनिल जी डीएलएफ है, ब्रिगेड है, सोबा है, गोदरेज प्रॉपर्टी है, तो अनिल जी जरूरत क्या है रियल एस्टेट खरीदने के लिए? वाह क्या बात है, ये है मतलब सच्चा प्यार एकदम शेयरों के लिए, स्टॉक मार्केट के। जी आशीष सर बताइए। अनिल जी मैं डीएलएफ में ही ऐड कर रहा था कुणाल जी की इन्फॉर्मेशन के लिए कि अभी उन्होंने गुड़गांव में प्राइवेट फ्लोर्स लॉन्च किए थे। हाँ? अनिल जी एक दिन में सारे फ्लोर सोल्ड आउट हो गए हैं। अच्छा। उन्होंने कसौली में मतलब वर्क फ्रॉम होम का एक नया कॉन्सेप्ट निकाल के एक हॉलीडे होम और एक सेकंड होम लॉन्च किया है। अच्छा। एक हफ्ते में अनिल जी वो ऑलमोस्ट सब सोल्ड है। तो जो इस वक्त डिमांड है रियल एस्टेट की अनिल जी, वो ना मतलब चाहे वर्क फ्रॉम होम हो गया, लेकिन सडनली किसी को रियलाइज हो रहा है कि वी हैव टू लिव अवर लाइफ ऑल्सो। तो अनिल जी जैसे वो कॉन्सेप्ट था बॉम्बे वालों के लिए गोवा शुड बी ए सेकंड होम, नॉर्थ के लिए भी कसौली या इस तरह की जगह है। तो अनिल जी मुझे ओवरऑल रियल एस्टेट स्पेस बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। इन स्पाइट ऑफ कोविड कई लोग कह रहे थे कि खराब हो जाएगा, बट टियर 2 टियर 3 में और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और ये जो हॉलीडे डेस्टिनेशन है पर्टिकुलरली अनिल जी आपको भी मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि आप गोवा में इन्वेस्ट कर दीजिए। इट्स ए नो ब्रेनर, आप मतलब रॉन्ग जा ही नहीं सकते हैं। करने के बाद बोल रहे हैं ऐसे भाषण दे रहे हैं मुझे। नहीं अनिल जी देखिए, मैं करने के लिए पैसे होने चाहिए, वो कुणाल जी के पास हैं, लेकिन उनका थ्योरी दूसरी है कि वो रियल एस्टेट की जगह। तो वी आर इन द सेम बोट। चिंता मत आशु जी, कुणाल जी से इन्वेस्ट करवाइए, हम वैसे ही एंजॉय कर लेंगे प्रॉपर्टी। कुणाल जी में हमारा क्या, जो उनका वो हमारा, सिंपल सी बात है बिल्कुल। तो चलिए, ये है आपके लिए रियल एस्टेट में बड़ा बूम आता दिख रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं, और वो आपको स्टॉक्स में नजर भी आ रहा है। लेकिन एक स्टॉक जिसमें बड़ा बूम आता दिख रहा है वो है टाटा मोटर्स। क्यों है इतनी तेजी में टाटा मोटर्स? वरुण हमारे साथ बताने के लिए तैयार है। वरुण बोलिए। देखिए अनिल जी, टाटा मोटर्स दरअसल तेजी में इसके लिए क्योंकि इनको जो वारंट्स मिले थे, टाटा सन्स इस कंपनी के जो प्रमोटर्स थे, उन्होंने उन वारंट्स को कन्वर्ट कर लिया है। जैसे स्टोरी शुरू होती है 2019 अक्टूबर से, जब टाटा मोटर्स को पैसे की जरूरत थी और तब टाटा सन्स ने कहा था हम करीब 6,700 करोड़ के आसपास का निवेश जो है वो टाटा मोटर्स में करेंगे। तब 20 करोड़ शेयर्स लिए गए थे और उनको 150 के भाव पे लिया गया था, यानी कि तब जो निवेश किया गया था 3,000 रुपये के आसपास का किया गया था। और तभी वारंट्स जारी किए गए थे टाटा मोटर्स को, करीब 23 करोड़ वारंट्स जारी किए गए थे और ये वारंट्स जारी किए गए थे 150 के भाव पे। अब 29 जनवरी को जब इस कंपनी के नतीजे आए, तब कंपनी ने ये कहा कि हम इन वारंट्स को कन्वर्ट करने वाले हैं, और फिर इस कंपनी ने वारंट्स को कन्वर्ट कर लिया। 6 तारीख को कंपनी ने डिस्क्लोजर दिया कि अब इन वारंट्स को कन्वर्ट करने के बाद कंपनी के जो प्रमोटर्स है उनकी होल्डिंग बढ़ चुकी है। पहले जो करीब 43% के आसपास की होल्डिंग थी, अब वो बढ़ के 46.41% हो गई है, और टाटा सन्स ने ये जो वारंट्स है उनको कन्वर्ट किया है। इनफैक्ट अक्टूबर से अभी तक अगर आप देखें तो प्रमोटर की कुल होल्डिंग जो है उसमें करीब 11% के आसपास का उछाल आया है। जब ये फंड इन्फ्यूजन की बात की गई थी तब करीब 35% के आसपास की होल्डिंग टाटा सन्स की इस टाटा के जो प्रमोटर्स है उनकी टाटा मोटर्स में थी, जो अब बढ़ के 46.4% के पास आ चुकी है। तो पिछले 1.5 साल के अंतराल में टाटा सन्स ने करीब 6,700 करोड़ के आसपास का निवेश जो है टाटा मोटर्स में किया है। हाल ही में वारंट्स को कन्वर्ट किया गया है। ओके, तो ये है आपके लिए वारंट कन्वर्जन के बाद प्रमोटर की हिस्सेदारी बढ़ने का पूरा मामला। जाहिर सी बात है कि 150 रुपए पे वारंट तो कौन नहीं कन्वर्ट करेगा, है ना। मामला तब है जब ऊपर के भाव के वारंट्स हो, जैसे इंडसइंड बैंक में, तब सोचना पड़ेगा क्या करे क्या ना करे। जनवरी के आसपास ये मेरे ख्याल से 150 के आसपास ही ट्रेड करता था या उसके नीचे ट्रेड करता था टाटा मोटर्स। जनवरी से डबल हो गया, तब से अब तक तो देखिए किस तरह से भागा है। जरा लंबा चार्ट दिखाओ भाई, 3 महीने का जरा। अरे भाग तो रहा है, लेकिन अच्छा महीने 1.5 महीने में डबल हो गया। 1.5-2 महीने में तो हुआ है जो भी हुआ है। 1.5 महीने में पूरी बाबा, हाँ। गजब है, गजब। और अभी भी रुकने और थमने का नाम नहीं। तो बहुत ही बेहतरीन तेजी टाटा मोटर्स में होती हुई दिख रही है आपके लिए। ये स्टॉक है जो कमाल करता हुआ दिख रहा है।
एकदम जबरदस्त। आइए कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर फोकस करें। एक बार आशु सर जरा ये सरकारी कंपनियों पर राय दीजिए, एक के बाद एक सरकारी कंपनियों के अब नाम आ रहे हैं। आज तो रक्षा मंत्री जी ने भी कहा है संसद में कि भाई कुछ सरकारी कंपनियां हैं, इनके डाइवेस्टमेंट के बारे में भी, स्टेक के बारे में भी हम सोचेंगे। जो ऑलरेडी लिस्ट में, उसके बाद नई लिस्ट आने की तैयारी, अभी अभी खबर भी आई है वायर्स के हवाले से। क्या व्यू रखना चाहिए और क्या कहाँ आपको मौके दिखते हैं? अनिल जी देखिए, व्यू तो पॉजिटिव रखना चाहिए, और जैसा आपने कहा कि ये साल पीएसयू उसका हो सकता है और इसमें एक बड़ी अच्छी मूव भी देखने को मिली है और भी देखने को मिल सकती है। लेकिन अनिल जी हमारी ना आदत खराब हो गई, हमें ना मतलब वो हाई बीटा स्टॉक्स और जिस तरह से हमने फार्मा, आईटी और बाकी सब में देखा डबल होते हुए, तो आई थिंक उस तरह की मूवमेंट नहीं आएगी। लेकिन पीएसयू चाहे वो पावर कंपनीज हो या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हो, या मतलब सब में कुछ ना कुछ ट्रैक्शन दिख रहा है, और मुझे लगता है कि जिस तरह से अंडर ओन्ड और अंडर रेटेड थी, एक अच्छा मूव इसमें मिल सकता है और बिल्कुल बने रहना चाहिए। ये जरूर है कि अनिल जी जो मस्ट टॉक्ड अबाउट हो जाएगा और बड़े मूव में आप लेंगे, जैसे आपने भेल की बात की, यस भेल हमारा भी पॉजिटिव व्यू था, उसके बाद ऊपर भी गया और एक ये रिएक्शन भी दिया है। तो मुझे लगता है कि अगेन वो प्रॉब्लम वही आनी जी, भेल का अगर आप देखें 21,000 का लॉट है, अगर कोई सोचे कि मैं क्विक पैसे बना लूंगा तो नहीं बन पाएंगे, होल्ड करेगा तो बनेंगे। अभी एनटीपीसी अनिल जी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हमने 98, 99 पे कॉल दी और उसके बाद वो 4 दिन के अंदर 89 आ गया, लेकिन उसके बाद फिर 5 दिन के बाद वो 99, 100 रुपीज। तो आई थिंक ये वाली मूव्स देखने को मिलेंगी, और मार्केट ऐसी है कि आप थोड़े छोटे करेक्शन पे लेंगे तो सेफ रहेंगे, क्योंकि आपको ये नहीं साइकोलॉजिकली लगेगा कि मैंने बहुत हाई पे तो नहीं ले लिया। तो ये ट्रेड मैनेज करना अनिल जी इस वक्त सबसे बड़ी स्किल है एट दिस मार्केट, बिल्कुल पॉजिटिव है। और नजर रखिए इन सभी काउंटर्स पर। एनटीपीसी में तो आज निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी भी आपने होती हुई देखी है। अन्य पीएसयू स्टॉक्स भी फोकस में है, पर अनिल जी बाजार भरपूर एक्शन में है, तो स्ट्रैटेजी पहले कर ले सर। आज 2:30 बजे वाली पहले कर लो, डेटा भी तैयार है और माहौल भी ठीक है। फिर क्या है, नहीं तो या तो मैं लेट होऊंगा या सेठी साहब लेट होंगे, दो में से एक होगा। तो उससे बढ़िया कि दोनों लेट ना हो, टाइम से हो जाए काम। तो सेठी साहब भी जुड़ने वाले 2:30 बजे, ठीक, तो पहले उसके पहले कर लेते हैं। बिल्कुल सर, तो बिगुल बजाया जाए अनिल जी की स्ट्रैटेजी का। सर ग्लोबल मार्केट्स में भी भरपूर एक्शन है, हालांकि ऊपरी स्तरों से डाउ फ्यूचर्स थोड़ा फिसले हैं, बट पॉजिटिव ट्रेड ही कर रहे हैं, 75 पॉइंट्स ऊपर है। नैस्डैक फ्यूचर्स में भी 0.2-0.3% की तेजी है। यूरोप की ठीक ठाक शुरुआत हुई है, लगभग आधे % की गेन्स आप यूरोप के बाजारों में भी देख रहे हैं। एशिया आज काफी मजबूत रहा सर, जापान स्पेशली 2% ऊपर था, शंघाई में भी 1% की तेजी रही, हांगकांग एकदम सपाट बंद हुआ है, बट पॉजिटिव क्यूज ही हैं ग्लोबल मार्केट से। मजबूत है एकदम, सब कुछ ठीक है, सब जगह हरियाली, कोई टेंशन वाली बात है नहीं, ठीक है। अब आइए हमें क्या करना है। पहली चीज तो ये दीप की 15,100 बचे हुए समय के लिए, 1 घंटा जो बचा है उसके लिए बेस हो गया। 15,100 के पुट पर 18 लाख शेयर है, जिसमें से 17 लाख तो आज ही जुड़े, और 15,100 के कॉल पर 27 लाख शेयर हैं, जिसमें से 11 लाख आज जुड़े। तो 15,100 के नजदीक आते ही एक बार थोड़ी शॉर्ट कवरिंग, थोड़ी खरीदारी का सपोर्ट मिलेगा। पहली चीज है। दूसरी चीज है कि अगर आपको रिस्क देखने की, रिस्क क्या है, तो रिस्क आपकी यहां से सिर्फ 130, 35, 40 पॉइंट की है। क्यों कि 15,000 के नीचे अब आप क्लोज नहीं होंगे, ये चीज बहुत पक्की है। जहां 28 लाख शेयरों का ओपन रेट, तो पहली चीज तो क्लोजिंग बेसिस पर आप 15,000 तो तोड़ेंगे नहीं। हो सकता है अगले 1 घंटे में 15,100 भी ना टूटे, तो फिर और क्या चाहिए, करेक्ट। तो आपके लिए बेस यहां बन गया, शॉर्ट टर्म बेस 15,100 और मजबूत बेस 15,000 का हो गया, ठीक है। अब ऊपर कितना जा सकते हैं, हल्की रुकावट 15,200 के आसपास है, जहां 24 लाख शेयर का है। लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, डेटा दी जी सर। हालांकि मेरे पास पुराने डेटा, नीचे के डेटा बहुत ज्यादा नहीं, मेरे पास 14,800 के ऊपर की कॉल राइटिंग के डेटा है, उसके नीचे की भी कॉल राइटिंग होगी, वो डेटा नहीं है। लेकिन 15,100 के ऊपर जब आप इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं, तो करीबन 65 लाख शेयर कॉल राइटर्स ऑलरेडी शॉर्ट है। 65 लाख, आज सोमवार है, गुरुवार को एक्सपायरी होनी है और पोजीशन ऐड होगी। अब ये शॉर्ट सेलर्स नहीं गिरने देंगे, ये है खेल। 15,200 पार होने के बाद लगभग 1 करोड़ शेयर आपके शॉर्ट हो जाएंगे कॉल राइटर्स, सोमवार के दिन ही, सोमवार के दिन ही। तो कॉल राइटर्स फंस रहे हैं, और वो निफ्टी में फंस रहे हैं ज्यादा, ये साफ दिख रहा है। तो मेरा ये मानना है कि कॉल राइटर्स फंसा हुआ है, और ऐसे में निफ्टी ज्यादा गिर नहीं सकता है। नीचे में शॉर्ट कवरिंग का भी सहारा आएगा, फ्रेश खरीदारी का भी आएगा। तो ये सीख नहीं रहे सर, आप तो कह रहे हैं खरीदना नहीं है तो नहीं खरीदो, बट क्यों बेच रहे हो सर इस लेवल पे, या कॉल राइटिंग क्यों कर रहे हैं फिर?
तो मुझे गलत फहमी थोड़ी, सब मेरे कहने के हिसाब से चलते हैं। भाई साहब मेरे घर में नहीं चलती, बाहर की बात कर रहे हो आप। आपको तो एक्सपीरियंस है नहीं बाकी सबको पूछो। तो आपने तो ये सब चीजें कभी देखी नहीं ना दीप, बड़े सुखी है आप तो। फॉर्चुनेट। तो ऐसी कोई गलत फहमी थी कि हम बोलेंगे वैसे ही होगा। देखिए वो तो हर वक्त है, मार्केट में दो लोग हैं, कॉन्ट्रा व्यू रखते हैं, एक को खरीदना एक को बेचना, तभी जाके तो ट्रेड हो रहा है। सब एक तरफ सोचेंगे तो या तो ऊपर का सर्किट है या नीचे का सर्किट है, तो हर तरह के लोग चाहिए। तो बढ़िया है, शॉर्ट सेलर्स की भी उतनी ही जरूरत है मार्केट को जितनी लॉन्ग करने वालों की। तो पॉइंट ये है कि आपके लिए सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है, तो 15,200 पार होने के बाद और मजबूत। तो आज के लिए ऊपर 15,200 दिख रहा है, नीचे 15,100, बचे हुए 1 घंटे में ब्रॉडली ये रेंज में ट्रेड होना चाहिए, ये समझ में आ रहा है। ये हो गया आपका निफ्टी का मामला। बैंक निफ्टी आपके लिए 36,000 मेक और ब्रेक लेवल है। क्यों? 36,000 के पुट पे 8 लाख शेयर है और 36,000 के कॉल पर 7 लाख शेयर है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, और वो एक जो ओपन इंटरेस्ट है दीप, वो बहुत छोटा है। उसके बेसिस पे आप कॉन्फिडेंस से नहीं बोल सकते कि ये लेवल टूटेगा कि नहीं टूटेगा। वैसा नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि 36,000 अच्छा बेस बन रहा है, लेकिन जितने ज्यादा डेटा होते हैं, जितने बड़े डेटा होते हैं, उतना वो बंसल जी नहीं कहते अपने बड़े चार्ट पे बड़ा ब्रेकआउट जी। तो जितना चार्ट आपका बड़ा होगा और जितना ब्रेकआउट होगा उतना आसान हो जाता है आपके लिए। मेरे लिए भी ऐसे ही रहता है, जितना ज्यादा डेटा होता है उतना प्रेडिक्ट करना आसान होता है थोड़ा। तो फिर भी 36,000 मजबूत सपोर्ट होना चाहिए। लेकिन यहां पे एक चीज मैं पक्की बोल सकता हूं दीप, आज के लिए 36,500 पार नहीं होगा। 36,500 नहीं होगा। ऊपर का लेवल साफ दिख रहा है मुझे बैंक निफ्टी में कि ये पार नहीं कर पाएगा। ये एकदम क्रिस्टल क्लियर, एकदम साफ है। कितना भी आप जोर लगा लो, 36,500 आज पार नहीं होगा। इसलिए नहीं कि यहां से 400 पॉइंट ऊपर है, उसका रीजन बताता हूं। 13 लाख शेयर है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, 7 लाख शेयर आज ही जुड़ा है। शुक्रवार के दिन आप 36,600 बना के गए थे, लेकिन टिक नहीं पाए, जोर से सप्लाई है। आज 36,500 के नजदीक पहुंचे, सप्लाई आई और ऊपर से वहां कॉल राइटिंग होकर रखी है। तो 36,400 से आपको बेचने के बारे में सोचना है, प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचना है। 36,400 36,600 परफेक्ट शॉर्ट रेंज है। 36,000 आपके लिए सपोर्ट का लेवल है। उसके नीचे और बैंक निफ्टी थोड़ा खराब हो सकता है, और वो खराब हुआ तो 35,650 तक का रास्ता खुलता है, 35,650 तक का, बट होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो 36,000 36,500 बचे हुए समय के लिए रेंज होगी बैंक निफ्टी पर, और 15,100 15,200 निफ्टी, ये दिख रहा है। अंडरस्टूड सर, ठीक है। तो ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स जहां पर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एक्शन दिख रहा है, पर एक्शन ढेरों स्टॉक्स में भी दिखेगा। स्वागत करते हैं शॉर्ट टर्म पिक्स के लिए विकास सेठी साहब का। गुड आफ्टरनून सेठी साहब, बताएं कौन से स्टॉक्स चुनकर लाए हैं सर? गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए आज दीपांशु 2 स्टॉक है, एक है कैश मार्केट का और एक है फ्यूचर्स का, और दोनों में खरीदारी करने की सलाह है, रोकेश रहे। बताएं सर, फिर क्या बताएं? हाँ बिल्कुल दीपांशु, जो कैश मार्केट का स्टॉक है, एक जबरदस्त कंपनी है, कंपनी का नाम है DCM श्रीराम। स्टॉक अभी चल रहा है 462 के लेवल पे। एक एग्री फोकस्ड कंपनी है, जो कि आमतौर पे हम शुगर कंपनी के नाम से जानते हैं, बट इसके अलावा भी कंपनी के और कई सारे कारोबार है, जैसे फर्टिलाइजर्स है, क्रॉप केयर है, एग्री केमिकल्स है, फिर इनका एक सीमेंट प्लांट भी है कोटा में। और कंपनी के दमदार फंडामेंटल्स है, डेट इक्विटी रेशियो 0.5, रिटर्न ऑन इक्विटी है 18% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% का। फिर आप देखेंगे तो मानसून नॉर्मल हुआ है, रूरल रिकवरी है, सरकार का फोकस है एग्री सेक्टर के ऊपर। तो इन सबको देखते हुए स्टॉक अच्छा लगता है। और दूसरा, दिसंबर तिमाही के नतीजे बेहद दमदार थे। 253 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया कंपनी ने वर्सेस 175 करोड़ लास्ट ईयर। और डिविडेंड कंपनी सालाना देती है कुछ 8 रुपए 20 पैसे का, और वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता है, 11 के मल्टीपल पे ये स्टॉक ट्रेड करता है, जो कि काफी सस्ता नजर आता है। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे लेना चाहिए। मेरा बहुत ही शॉर्ट टर्म में 485 का टारगेट है, स्टॉप लॉस रहेगा 450 रुपए। ओके, एक बार जरा टारगेट स्टॉप लॉस फिर से बोलेंगे सर? टारगेट 485 का, स्टॉप लॉस 450। ओके, तो 485 का टारगेट, 450 का स्टॉप लॉस। ये है कैश का स्टॉक। फ्यूचर स्टॉक सर? फ्यूचर का स्टॉक दीपांशु मेरा पसंदीदा आईटी स्टॉक है इन्फोसिस, जो कि अभी 1305-6 के लेवल पे फरवरी फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं। इस क्वार्टर के नतीजे एमंग द टॉप आईटी कंपनी सबसे दमदार इसके थे, और उसके अलावा कंपनी ने अपना गाइडेंस भी आने वाले साल के लिए इंक्रीज किया।
इस स्टॉक को मैंने 1130-40 के लेवल पे रिकमेंड किया। उस समय अनिल जी ने भी साथ दिया था, अनिल जी का भी रिकमेंडेशन था। फिर हमने इसमें 1400 तक के लेवल्स आते हुए देखे और उसके बाद थोड़ी बहुत आईटी सेक्टर में जो करेक्शन आई उसके वजह से स्टॉक नीचे आया है। बट अब मुझे लगता है वापिस से एक नई चाल के लिए पूरा आईटी सेक्टर ही तैयार हो रहा है और विद इन द स्पेस इन्फोसिस करंट लेवल्स पे सबसे अच्छा लगता है। इसमें खरीदारी करने की सलाह है। टारगेट रहेगा शॉर्ट टर्म में 1350 का, स्टॉप लॉस रखना है 1290 रुपए का। 1290 के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी। इन्फोसिस में 1350 और सेठी साहब बिल्कुल, मैं तब भी आपके साथ में था, अब भी आपके साथ में हूँ, चिंता बिल्कुल भी न करें। सेठी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, ओके। तो ये है इन्फोसिस। ये तो क्या है, रोटेशन वाली क्रांति है। हर 2-2, 3-3 दिनों में एक सेक्टर का रोटेशन लगता है। जो 2 दिन ठंडा हो गया, तीसरा दिन उसको चलना ही है। कभी कभी मुझे ऐसा लगने लगा, कभी कभी ऐसा ना हो कि थोड़े दिनों बाद हमारी जरूरत ही ना रहे बाजार में विश्लेषण करने के लिए। सबको समझ में आया अब तो यही होने वाला है। अगली बार पता चला 3 दिन बाद फार्मा, 3 दिन बाद ऑटो, 3 दिन बाद आईटी, तो बोले क्या जरूरत है अनिल जी, तो हमें पता अब यही होने वाला है और वो हो रहा है। बट एनीवे, एक बिगुल किरण जी के लिए और वागले साहब के लिए बैक टू बैक। किरण जी करिए शुरुआत। अनिल जी, शुक्रवार के दिन मैंने जिंदाल स्टील दिया था, अभी बाय, और स्टील सेक्टर सारे के सारे अच्छे देखने को मिल रहा है। अभी बाय करना है जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील ने बहुत ही अच्छा बैरियर तोड़ दिया है, पिछला स्विंग टॉप तोड़ दिया है, और जिस तरीके से तोड़ा है, मेरा मानना है कि इधर से स्टॉप लॉस 412 के आसपास का रहेगा और टारगेट्स के लिए 428, 434, ये 2 टारगेट्स कल के लिए रहेंगे। वागले साहब। अनिल जी, मेरा भी, हालांकि मुझे थोड़ा सा पहले लेना था 414, 415 में, अभी 418 हो गए, तो मैं थोड़ा सा भी वेट करूंगा, लेकिन मेरा 430 का टारगेट है और 410 का स्टॉप लॉस है। 410 का स्टॉप लॉस, 430 का टारगेट, ये है वागले साहब की राय जेएसडब्ल्यू स्टील में। वागले साहब को भी पसंद है, किरण जी को भी पसंद है, और ये है आपके लिए भरपूर एक्शन वाला स्टॉक। और इस बीच गोदरेज कंज्यूमर्स, जी हाँ, रिजल्ट आ चुके हैं। जल्दी से गोदरेज कंज्यूमर्स के रिजल्ट आपके सामने रखे जाए। मुनाफा 502 करोड़ 480 करोड़ रुपए का अनुमान था, तो पहली नजर में मुनाफे का आंकड़ा उम्मीद से बेहतर। आय का आंकड़ा आना चाहिए 3040 करोड़, देखते हैं कि कितना आता है। 3040 करोड़ का आंकड़ा हमारी उम्मीद है, देखते हैं क्या आय का आंकड़ा था। मुनाफे का आंकड़ा उम्मीद से बेहतर, 445 करोड़ से बढ़कर मुनाफा 480 करोड़, 502 करोड़ 480 करोड़ का अंदाजा था। ये नतीजा आपके सामने गोदरेज सीपी, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आता हुआ रिजल्ट। कुरान जी चार्ट तैयार रखिएगा, मैं आपके पास किसी भी वक्त आ सकता हूँ बिना नोटिस दिए, लेकिन 750 के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आय के आंकड़े और बाकी आंकड़े हमारे पास आए उससे पहले जी आ चुका है 3055 करोड़ का आय का आंकड़ा, एग्जैक्टली अनुमान के मुताबिक 3040 करोड़ हमारा अनुमान था, तो वहीं पर आय का आंकड़ा आया। वॉल्यूम ग्रोथ, मार्जिन आने में थोड़ा वक्त लगेगा, तब तक जल्दी से एक बार कुणाल जी चार्ट्स। अनिल जी देखिए, चार्ट अच्छा है और इसमें देखिए काफी बड़ा करेक्शन भी आ चुका है। ये लगभग 800 रुपए से घटकर 750 तक आया और अब इन लेवल्स पर अनिल जी बहुत मजबूत सपोर्ट है। तो मुझे 745 जो कि आज का इंट्राडे लो है, इसके स्टॉप लॉस से मेरी राय में अनिल जी इसको बाय करना चाहिए। गोदरेज सीपी में आपको वापस से 765, 770 के लेवल्स देखने को मिलेंगे, तो मेरी राय में 745 के स्टॉप लॉस से अगर बाय करें तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। 765, 770 का टारगेट। ओके, वॉल्यूम ग्रोथ 7% दिख रही है, हमारा अंदाजा भी 7% था और पिछली बार भी 7% थी, तो 7 के सामने 7 बिल्कुल। तो एग्जैक्टली अनुमान के मुताबिक नतीजे आप कह सकते हैं। वॉल्यूम ग्रोथ के मामले में, आय के मामले में मुनाफा थोड़ा सा उम्मीद से बेहतर और इसलिए स्टॉक टिका हुआ है, खड़ा है अभी भी मजबूती के साथ 755 के आसपास। ये है गोदरेज सीपी। सर, सोप सेगमेंट में देखिए 15% की वॉल्यूम ग्रोथ है। काफी सारी कैटेगरीज में इनकी लोग 2-2 बार लगा रहे हैं क्या? लग रहा है सर। ऐसा मतलब सोप में यार कोई ज्यादा नहा रहा है, मतलब क्या, कैसे ग्रोथ कैसे आती है, मैं समझ नहीं पाता हूँ। अब जैसे टूथपेस्ट है, अच्छा बहुत सारे लोग जो पहले गोदरेज का नहीं यूज करेंगे वो करेंगे। लॉकडाउन के वक्त हाथ धोने के लिए बताया गया था। अच्छा, ओके। ज्यादा हाथ धोइए। ओके। चलिए बढ़िया है, जो भी हो, जहां से भी आ रही हो, अच्छी ग्रोथ आ रही है, कम से कम ये कह सकते हैं आप। कामकाजी मुनाफा भी आपके सामने आ रहा है, हमारा अंदाजा है कामकाजी मुनाफे का 700 करोड़ का, और आया है 681। ये थोड़ा कम है, थोड़ा सा कम है 681 करोड़ 700 करोड़ के सामने। इसका मतलब मार्जिन जो हम 23% चाहते थे, 23% थोड़ा सा कम हो सकते हैं मार्जिन।
22.5 सर। 22 हल्के से ऑपरेशनली थोड़े से कमजोर है, इन लाइन ज्यादा मान लें, इन लाइन उम्मीद के मुताबिक, बस ठीक है, ओके बढ़िया। तो ये है आपके लिए गोदरेज कंज्यूमर, नजर रखिए। वॉल्यूम ग्रोथ 7% की है, बाकी नतीजे भी अगर आप देखें तो ज्यादातर अनुमान मुताबिक ही आपको आते हुए दिखे हैं। पर बाजार में ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी आपने मुनाफा वसूली देखी, इसलिए स्पेशली बैंक निफ्टी और वापस 36,000 के लेवल पर आके अब उस लेवल को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। पर अब मेटल स्टॉक्स में एक एक करके मोमेंटम बढ़ रहा है। अभी हमने JSW स्टील की बात करी हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से, टाटा स्टील पर भी अभी एक्शन आते हुए दिखा है। सचिन जी जरा टाटा स्टील का चार्ट देखें, क्योंकि इसके नतीजे कल आने वाले हैं, उससे पहले स्टॉक बढ़िया एक्शन में आ रहा है। देखिए कोई दो राय नहीं है, इनफैक्ट जिस तरीके से 3 दिनों से लगातार मेटल्स में रुझान है, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक पॉजिटिव आउटलुक ही रखना चाहिए। टाटा स्टील में स्पेशली 655 के आसपास मुझे लग रहा है काफ़ी कॉन्फिडेंट बेस बन चुका है, एंड ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से मुझे लग रहा है अभी जो लेवल इंपॉर्टेंट है वो लगभग अराउंड 730 के आसपास का है, एंड पोजिशनली 770। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर डेफिनेटली एक लॉन्ग बायस रखना है। जब तक 665 के नीचे क्लोजिंग नहीं आती, आई थिंक तब तक प्रोबेबिलिटी ऑफ 770 गेटिंग अचीव इज हायर। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक लॉन्ग बायस ही रखना है पूरे मेटल पैक में। बिल्कुल, तो नजर रखिए, अहम हफ्ता है जहां तक मेटल स्पेस से अर्निंग्स का सवाल है। कई दिग्गज कंपनीज के नंबर्स आएंगे, पर एक दिग्गज कंपनी जो आज सुबह से ही एक्शन में है, M&M। देखिए ऑलमोस्ट 10% का सर्किट लगने वाला था मॉर्निंग सेशन में, अभी भी मजबूती बनाए हुए है, 7% की तेजी है। क्या चल रहा है M&M में, आइए जानते हैं कुशल के साथ। कुशल बताएं। देखिए दीपांशु, नंबर्स के लिहाज से तो बेहतरीन काउंटर है ये। जिस तरह के Q3 नंबर्स आए थे और उसके बाद ब्रोकरेज रिपोर्ट्स ने भी अपने टारगेट्स अपग्रेड किए हैं, पर यहाँ पर एक और नई खबर का डेवलपमेंट हो रहा है। सूत्रों के हवाले से ये पता चल रहा है कि अमेजॉन के साथ जो है इनका इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर का करार होता हुआ दिख सकता है। इनफैक्ट यहाँ पर जो अगर आप देखें तो अमेजॉन के जो ग्लोबल ऑपरेशंस हैं वो महिंद्रा इलेक्ट्रिक के जो इलेक्ट्रिक 3 व्हीकल है जिसका नाम ट्रियोजोर है, उसके साथ इनका करार हो सकता है और बड़ी ऑर्डर आने की उम्मीदें लगाई जा रही हैं। इनफैक्ट अगर आप इंडिया लेवल पे देखें तो अमेजॉन इंडिया ने ऑलरेडी जो है इनको 1000 यूनिट्स का ऑर्डर दे दिया है, ऐसा सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है। तो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो पुश फर्दर और होना चाहिए, जहां पर M&M, टाटा मोटर्स जैसी कंपनियां जो हैं लीड ले रही हैं, वहां पर अब ऑर्डर्स और फर्दर आते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो अमेजॉन ऐसा भी कर रहा है कि और भी जिस भी ग्लोबल कंपनी से ये इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसको भी सोर्सिंग कर रहा है वहां पर इन्वेस्टमेंट्स करने की भी बात हो रही है। तो अगर महिंद्रा इलेक्ट्रिक में और फर्दर इन्वेस्टमेंट्स आता है तो ये काफी बड़ी चीज होगी M&M के लिए, क्योंकि महिंद्रा इलेक्ट्रिक जो है वो होली ओन सब्सिडियरी है M&M की। तो यहां पर इनके लिए ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। साथ ही और एक नई डेवलपमेंट है कि जापान और वियतनाम के में जो अमेजॉन के लॉजिस्टिक्स पार्टनर है वहां पर ट्रायल बेसिस पे ऑलरेडी इन्होंने जो इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर की बात मैं कर रहा हूं वो उन्होंने दे दी है। तो वहां पे ऑलरेडी इस चीज की शुरुआत हो चुकी है। इनफैक्ट इंडिया लेवल पे अगर आप देखें तो ई कॉमर्स में अमेजॉन तो कर ही रहा है, साथ ही फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट और तीसरी जो बिग बास्केट है, इन्होंने भी अपनी जो फ्लीट है, जो ट्रांसपोर्ट लास्ट माइल कनेक्टिविटी जिसके थ्रू ये करते हैं, वहां पर ईवी का इंट्रोडक्शन कर दिया है। तो आगे के लिए महिंद्रा इलेक्ट्रिक के लिए लैंडस्केप काफी ज्यादा बेहतरीन लग रहा है जिस तरह से अमेजॉन को लेकर इसकी खबरें आ रही हैं। ओके, तो M&M काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं कंपनी पर, और देखिए काफ़ी शॉर्ट टाइम में 600 से अब 900 के पार आप स्टॉक आते हुए देख चुके हैं। पर आइए कुछ और कॉल्स तैयार हैं। निफ्टी के निशानेबाज नितिन मोरारका साहब भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। नितिन जी के पास जाएं उससे पहले एक बार चलते हैं सुमित जी के पास उनके सुपर हिट कॉल के लिए। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक है, स्टॉक का भाव चल रहा है 61 रुपए 50 पैसे, 61 रुपए 80 पैसे। स्टॉक के अंदर मोमेंटम बिल्डअप हुआ है, स्टॉक के अंदर वॉल्यूम्स के साथ पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है, तो ये स्टॉक यहां से ऊपर जाना चाहिए। स्टॉक का नाम है GMDC लिमिटेड, GMDC लिमिटेड। GMDC लिमिटेड के अंदर यहां से मोमेंटम बढ़ेगा। स्टॉक ने कल का और परसों का हाई ब्रेक किया है। अभी स्टॉक के अंदर वॉल्यूम्स अच्छा खासा आज देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि GMDC में यहां से ऊपर में 68 रुपए से लेके 72 रुपए तक का अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। तो GMDC में यहाँ पे CMP पे खरीदारी करें। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और स्टॉप लॉस बहुत बढ़िया बैठ रहा है। 58 रुपए का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 68 रुपए से लेके 72 रुपए तक के टारगेट GMDC में 2 से 3 दिनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए GMDC में खरीदारी करने का। ये एक और हमारा मालामाल वीकली स्टॉक 42 रुपए में हमने रिकमेंड किया था, 65 रुपए। अच्छा, वो बाय द वे रिसर्च टीम ने बताया 16 रुपए में मार्क्सन्स फार्मा रिकमेंड किया था, 16 वाला 4 गुना हो गया सर। और फंडामेंटल
पूरी तरह से फंडामेंटल पिक। जीएमडीसी भी पूरी तरह से 125 रुपए के आसपास की बुक वैल्यू है इसकी, करीबन कुछ ऐसी भारी डिस्काउंट जबरदस्त वैल्यू है। और ये स्टॉक 68 और 72 के टारगेट के लिए आपको खरीदना है। ये है राय सुमित जी की तरफ से। आइए नितिन जी का भी अब स्वागत करते हैं बिगुल निफ्टी के निशानेबाज नितिन मोरार का। गुड आफ्टरनून नितिन जी, बताएं सर। ये डेटा में स्ट्रेंथ काफी बनी हुई है और समय में भी लग रही है इसकी आज 200 पॉइंट ऊपर होने के बाद भी बाइंग इंटरेस्ट बहुत है मार्केट में। तो यहाँ पे जो टारगेट मेरा है 15,100 की कॉल ऑप्शन लेंगे, जिसका प्राइस अभी 133 के आसपास है, 133 132। अगर सपोज आप 2 लॉट ट्रेड कर रहे हैं तो एक अभी ले लें, और एक अगर ये 6-7 रुपए नीचे आती है 122 120 की रेंज में, तो वहां पे आप ले लें। मतलब एवरेज मेरा यही है कि अगर 125 की एवरेज में मिल जाए तो वो बेटर रेट होगा। और आपका स्टॉप लॉस 95 का होना चाहिए और टारगेट इसके 170 175 ऐसे टारगेट हो सकते हैं। तो ये एक नेकेड कॉल कर सकते हैं, या फिर अगर मैं स्प्रेड करता हूं तो वो भी एक अच्छी हो सकती है कि आप 15,100 की कॉल लेकर के और 15,200 की कॉल बेच सकते हैं, जिसमें कुल कॉस्टिंग आपकी 50 रुपए की लगेगी, 25 का स्टॉप लॉस होगा और उसका करीब 80-85 के टारगेट होंगे। तो ये दोनों में से कोई भी नेकेड करना है तो आप नेकेड ले सकते हैं डिप पे, और अगर स्प्रेड करना है तो 15,100 लेके 15,200 बेच सकते हैं। ओके, तो एक तो ये कि 15,130 अभी चल रहा है, 15,100 का इन द मनी कॉल खरीद लेना है, राइट? और वो लेना है आपको 125-130 के आसपास, 95 का स्टॉप लॉस, 170-175 का टारगेट। और दूसरा है 15,100 का कॉल लेकर 15,200 का कॉल बेचना। नितिन जी, ये कितने में बन रही है? जी वो बन रही है 50 में, बट नेकेड वाली में क्या है कि अगर मैं एक लॉट तो अभी ले लूंगा, 132, 33, 34 चल रही है, एक लॉट आज के लिए ट्रेड करना है तो इस रेट पे भी एक बार हम रिस्क ले सकते हैं। थोड़ी अगर नीचे आती है 125 आ जाती है तो एवरेज कर लेंगे, क्योंकि पता नहीं नीचे आएगी कि नहीं आएगी। और जो आपने स्प्रेड पूछी वो 50 रुपए में बन रही है, 25 का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट 85-90 का। करेक्ट, ठीक बात है। तो ये है आपके लिए राय और फार्म यहाँ पर आपके लिए निफ्टी पर 15,100 का कॉल खरीदिए, 15,200 का कॉल बेचिए, 50 रुपए की स्प्रेड में ये आपके लिए स्ट्रेटेजी बन जाएगी। या फिर 15,100 का इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीद लीजिए 125। आप लेकिन जितने डेटा मजबूत निफ्टी के देते हो उतने बैंक निफ्टी के नहीं दिख रहे नितिन जी। जी बैंक निफ्टी का डेटा में स्ट्रेंथ उतनी नहीं आ रही है, मगर बिना बैंक निफ्टी के स्ट्रेंथ के भी निफ्टी इतनी एक स्ट्रेंथ शो कर रही है, क्योंकि ऑलरेडी बैंक निफ्टी में पुरानी बाइंग काफी है। आज थोड़ा रिलायंस से सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए निफ्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, निफ्टी वीक नहीं है। बैंक निफ्टी अगर बाउंस करी तो निफ्टी में और तेज बाउंस आ सकता है। ओके, तो निफ्टी में ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है और यहाँ से और ऊपर जाने की तैयारी में है। ये है नितिन जी की राय। एक स्प्रेड बना सकते हैं या फिर 15,100 की आप कॉल भी खरीद कर चलें इस समय। सर, एक स्टॉक जिसके बारे में हमने सुबह चर्चा करी थी और सुमित जी की भी पिक थी, आपने भी राय दी थी, आपने कहा था 125 के लेवल्स पर जा रहे हैं, एक बार एनसीसी को पुल अप करिए। उस समय 8% ऊपर था, अब जरा चार्ट को देख लीजिए सर, कितना हो गया? ओह 18। सर्किट की तैयारी में मजबूत है स्टॉक, तैयार है 125 की तरफ। सब अच्छी चीज, तो इसलिए मैं बोल रहा अभी भी ढूंढने वाला चाहिए। हीरे तो बहुत है, डुबकी लगा के लाओ, हाँ, या तो मोती ढूंढ के लाओ गहरे में से, या खुदाई करो और हीरे ढूंढो, वैसा है। मेहनत वाला काम है वो। लो हैंगिंग फ्रूट आसानी से मिलने वाले निकल गए, लेकिन थोड़ी मेहनत करने पे अभी भी हैं, बिल्कुल चीजें मिल रही है लोगों को। बिल्कुल। सुमित जी, आप तो सुबह भी कह रहे थे 100 के टारगेट्स आ सकते हैं, अब क्या करें? ऑलमोस्ट सर्किट पर आ गया है स्टॉक। बिल्कुल दीपांशु, एकदम सही आपने याद भी दिलाया। और स्टॉक एकदम सुबह जब डिस्कशन हुआ था तब भी कहा था कि 98 से 100 रुपए के टारगेट इमीडिएट के होंगे और जल्दी 3 डिजिट के अंदर स्टॉक देखने को मिलेगा। तो ये आज ही ऑलमोस्ट 100 के पास आ चुका, सर्किट है 100 के पास, तो हो सकता है कि ये यहीं पे क्लोजिंग दे, तो इस हफ्ते में और आने वाले दिनों में और ऊपर का मूव देखने को मिले। 100 के ऊपर सस्टेन करने पे स्टॉक के अंदर रैली बढ़ेगी और फिर 120-125 वाले जो टारगेट्स का डिस्कशन हो रहा है वो जल्दी देखने को मिलेगा। बिल्कुल। तो एनसीसी सुमित जी को पसंद है, अनिल जी ने भी आपको कहा है यहां से भी बड़े टारगेट्स आपको आते हुए दिख सकते हैं, तो नजर रखिए इस पर। नजर रखिए एक और स्टॉक पर जिस पर अनिल जी ने आपको खरीदारी की राय दी है, डिवीज लैब। इस स्टॉक पर एक्शन हो रहा है, थोड़ी नतीजों के बाद मुनाफा वसूली हुई है, पर नतीजों में काफी सारी ऐसी चीज हैं जिस पर बाजार की नजर है। ब्रोकरेजेस ने भी अपनी राय दी है। आइए जानते हैं देवांशी के साथ कुछ खास चीजें तो इनके नतीजों से निकल कर आ रही हैं। देवांशी बताइए।
बिल्कुल, आप देखिए जिस तरह से हम अनुमान कर रहे थे कि जो नतीजे हैं वो काफ़ी बेहतर रह सकते हैं, और आप देखिए हमने ऑलरेडी हायर साइड पे एस्टिमेट्स दिए थे, लेकिन कामकाजी मुनाफा मार्जिन्स जो हैं वो अनुमान से और बेहतर आते हुए दिखे हैं। जो इनकी आय है वो अनुमान के मुताबिक ही आती हुई दिखी, लेकिन हायर साइड पर तो ओवरऑल नतीजे काफ़ी अच्छे थे। दोनों जो सेगमेंट्स हैं, कस्टम सिंथेसिस और साथ ही जो जेनरिक कारोबार है, दोनों में अच्छी ग्रोथ आती हुई दिखी। आप देखिए 24% तक की ग्रोथ हमने जेनरिक कारोबार में देखी है, कस्टम सिंथेसिस में भी करीब 20% तक की ग्रोथ देखने मिली है, जो कि अनुमान से थोड़े से बेहतर है। साथ ही मैनेजमेंट काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि आने वाले समय में इनके जो केपेक्स हैं उसके चलते आने वाले समय में इनको काफ़ी अच्छी आय मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। कैश फ्लोज काफ़ी अच्छे बेहतर होते हुए दिखेंगे, और साथ ही मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि 10 नए मॉलिक्यूल जो हैं वो अंडर डेवलपमेंट है, आने वाले समय में इसका भी फायदा कंपनी को मिलता हुआ दिखेगा। एक नई सेगमेंट है जो कि कॉन्ट्रास्ट मीडिया, जो रेडियोलॉजी में काफ़ी काम आता है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है, तो इसमें कंपनी एंटर करती हुई दिख रही है, जिसका फायदा कंपनी को मिलता हुआ दिखेगा। और साथ ही कंपनी का कहना है कि आने वाले समय में करीब 500 से 600 करोड़ डॉलर तक का यहाँ पे मार्केट साइज है, जिसका फायदा मिलता हुआ दिखेगा। उतना केपेक्स कंपनी करती हुई दिखेगी, और मजबूत कैश फ्लो वाली कंपनी है, अच्छे खासा कैश है कंपनी के बुक्स पर, तो इसके चलते और ज़्यादा डेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आने वाले समय में केपेक्स करने के लिए। और साथ ही कंपनी का ये भी कहना है कि जो इंटीग्रेशन कंपनी करती हुई दिख रही है, इसका भी फायदा कंपनी को मिलता हुआ दिखेगा, यानी कि जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन पर कामकाज चालू है उसका भी फायदा कंपनी को मिलता हुआ दिखेगा। तो इन ऑल आप देखिए मैनेजमेंट कमेंट्री काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होती हुई दिखी। साथ ही जो चैलेंजेस हैं वो मैनेजमेंट ने कहा बहुत ही टेम्पररी हैं, इनको कुछ चीज़ें हैं, कुछ रॉ मटीरियल्स हैं जिनकी दिक्कतें होती हुई दिख रही है, लेकिन वो बहुत ही टेम्पररी हैं, जो कि आने वाले समय में पूरी होती हुई दिखेंगी। तो मार्जिन्स भी आप देखिए इस बार जो मार्जिन्स आते हुए दिखे हैं वो इसलिए भी हैं क्योंकि वन टाइम इंसेंटिव दिए थे इन्होंने एम्प्लॉइज को, अगर आप वो हटा देते और भी मार्जिन्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो इन ऑल शानदार नतीजे थे। आने वाले समय में मैनेजमेंट की कमेंट्री काफी ज्यादा मजबूत है। आने वाले समय के लिए कमेंट्री मजबूत, और आजकल स्टॉक इसी कमेंट्री पर ट्रेड कर रहे हैं। इसलिए देखिए कि आप नतीजों के बावजूद स्टॉक बिल्कुल भी हिला नहीं, मुश्किल से आधा 1% तो कोई खास बात नहीं। खासतौर से जब 3350 से नॉन स्टॉप चला है, तो हमारी राय अभी भी बरकरार है। रिजल्ट के पहले 3850 के टारगेट शुक्रवार को आ गए थे, 4200 4500 नोट करके रख लीजिए। इस स्टॉक के लिए वो टारगेट है। आएंगे, कब आएंगे ये पता नहीं, करण अर्जुन ने कब आएंगे वो पता नहीं है, आएंगे ये जरूर है। तो आपके लिए आएंगे, ये इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ है, तो आप जब भी खराब मूड माहौल है जरूर खरीदिए। आशु सर को भी बेहद पसंद है, एक बार जरा राय आशु सर से भी ली जाए। डीवीज लैब, आशु सर। अनिल जी बहुत अच्छा किया आपने पूछ लिया, क्योंकि मेरी परसों की कॉल थी। अनिल जी प्रिसाइजली इसी रीजन से हम बोलते हैं, अगर आपको ध्यान हो मेरी कॉल, कि 3750 के अराउंड लेना है और ऊपर की 3800 की या 4000 की कॉल बेचनी है। अब अनिल जी एक छोटी सी मूव आई और उसमें वो सस्टेन नहीं किया, मतलब कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन कॉल के रेट जो आईवीज थी अनिल जी वो रिजल्ट के बाद एकदम कम हो गई। तो अगर किसी का 30 से 40 रुपए फ्यूचर कम है, तो अनिल जी 70 से 80 रुपए कॉल का रेट कम है। तो ये होता है अनिल जी कि ट्रेड मैनेज कैसे करना है इस लेवल पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फॉर ए ट्रेडर। अगर किसी ने 3800 में डिलीवरी उठा ली तो अनिल जी कोई टेंशन ही नहीं है उसको, लेकिन अगर किसी ने फ्यूचर लिया है और उसका मार्जिन नहीं था और कॉल नहीं बेच पाया, तो अनिल जी एडवांटेज नहीं ले सकता। इसलिए मैं बार बार एक सीख देता हूं सबको कि मार्जिन इज हेल्दी, लॉस इज अनहेल्दी। तो मार्जिन देने से नहीं डरे, जिस ब्रोकर से भी आप ट्रेड करते हैं। अनिल जी एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, कह नहीं पाया, आपने वो ट्वीट की सुबह बात की। अनिल जी अगर आपने रियलाइज किया होगा तो वो थॉट इतना इंपॉर्टेंट था मेरे लिए कि शायद मेरे लाइफ का पहला ट्वीट है जिसमें मैंने आपको टैग किया। मतलब आउट ऑफ हैबिट अनिल जी मैं ना रीट्वीट्स करता हूं कोई तारीफ के, मतलब ये मेरी पर्सनल चॉइस है अनिल जी, गलत और राइट और रॉन्ग नहीं है, ना मैं किसी को टैग करता हूं। पर अनिल जी वो थॉट इतना स्ट्रांग था कि स्ट्रांग बुल मार्केट और बेयर मार्केट में क्या करना चाहिए, और मैंने कहा शायद फर्स्ट ट्वीट था जिसमें मैंने आपको टैग किया विदाउट योर परमिशन। सो यू लाइक इट, आई एम ग्लैड। अरे नहीं सर, जहां से सीखने को मिले वहां मैं तो कोशिश रहती है कि कुछ ना कुछ सीखा जाए। इतनी बढ़िया बात आपने लिखी और इसमें कोई डाउट ही नहीं, मतलब आप उसको आंख बंद करके गौर से एक बार जो आशु सर ने लिखा उसे वापस सुनो और पढ़ो। हर बुल मार्केट तभी अच्छा है जब आप उसमें से ज़्यादा पैसे बनाकर निकले, और हर बेयर मार्केट तभी अच्छा है जब उसमें से आप ज़्यादा ज्ञान या एक्सपीरियंस लेके निकले। क्योंकि बेयर मार्केट में पैसे तो लगेंगे, लेकिन पैसे लगे लेकिन ज्ञान और नॉलेज नहीं मिली तो फायदा क्या, और बुल मार्केट में अगर पैसे नहीं बनाए तो फायदा क्या। सही बात। तो बिल्कुल ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपने लिखी, और इसलिए वाकई में मज़ा आया। तो मैंने आपकी परमिशन के बगैर मैंने सुबह इस्तेमाल कर लिया, और आपका नाम लेके ही किया था मैंने, आशु सर आपको क्रेडिट देते हुए कि मैंने कहा आशु सर के ट्वीट से मैंने पढ़ा और मुझे बहुत अच्छा लगा। जी सर, बिल्कुल।
तो फायदा उठाएं और लर्न करें, उस लर्निंग का मार्केट में एक्शन देखें। एक्शन भरपूर है। आइए कुछ बिगुल्स भी तैयार हैं। एक बिगुल अनिल जी आज के 2000 तैयार है बिल्कुल, कल वाले, कल के 2000 बिगुल अनिल जी के लिए कल के 2000। जी सर। वैसे दीप इसको कल नहीं, आप परसों के भी बोल सकते हैं। अच्छा। क्योंकि परसों आने वाले रिजल्ट, और वो रिजल्ट वाला स्टॉक है और इसका नाम है औरोबिंदो फार्मा जी, जो वागले साहब का भी फेवरेट है। 953 के आसपास फ्यूचर चल रहा है, 953-55 जो भी है यहाँ पर खरीदना है। और एक चीज और, इसके साथ ही 942 का आज का लो है, यहां तक आए तो और ऐड करना है 2 जगह तक। 942 से 955 जो भी ये चल रहा है, इस रेंज में खरीदना है। स्टॉप लॉस आप लगाइए 933 का, फ्यूचर्स के लेवल दे रहा हूँ 933। टारगेट पहला 965 का छोटा सा, वो जो डे ट्रेडिंग को 3:30 बजे तक का काम है उनके लिए जी। 985 और 1000 का टारगेट। ये रिजल्ट्स के लिहाज से पिछली बार भी रिजल्ट्स बहुत ही तगड़े आए थे औरोबिंदो, हालांकि रिजल्ट के बाद इसकी पिटाई हुई थी। तो इसलिए हम आज के ये कल के 2000 नहीं, परसों के 2000, परसों और देखेंगे। परसों रिजल्ट के पहले तक अगर बहुत बढ़ गया तो वहीं प्रॉफिट बुक करेंगे, नहीं बढ़ा तो रखेंगे। लेकिन पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स, मेरे ख्याल से पिछले क्वार्टर सारी फार्मा कंपनियों में सबसे बेस्ट रिजल्ट अगर किसी का है तो वो औरोबिंदो फार्मा का। वो अलग बात है स्टॉक चला नहीं, देखो स्टॉक का चलना नहीं चलना अपनी मर्जी पर भी है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लेकिन आज आप देखिए उस दिन भले ही नहीं चलाओ, लेकिन घूम फिर के वापस स्टॉक कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। तो अल्टीमेटली जिस स्टॉक में कमाई है, अर्निंग है, रिजल्ट शानदार है, वो रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं। आज नहीं तो कल चलेगा। और इस बार भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि रिजल्ट आएंगे जबरदस्त। कोई वजह है ही नहीं कि जब इतनी बढ़िया आप देखिए डीवीज वगैरह सबके क्या रिजल्ट आ रहे हैं, तोड़ फोड़ है। तो औरोबिंदो भी पिछले क्वार्टर के अपनी परफॉर्मेंस को आगे बरकरार रखेगा। तो 985 और 1000 ये 2 बड़े टारगेट्स के लिए आप इसको होल्ड करिए, इसको होल्ड करिए। डन सर। तो ये मुझे लगता है कि स्टॉक भागने दौड़ने के लिए तैयार है। और इसी पर एक बार राय सचिन जी आपके लिए जरा चार्ट देखिए, बताइए ठीक है ना सर? डेफिनेटली, इनफैक्ट एक्सपेक्टेशन तो यही है कि 1000 का लेवल वापस रिविजिट तो होना चाहिए। एंड जिस तरीके से इसने अपनी वीकली ओपनिंग की है, मुझे लग रहा है यहाँ पर जो स्विंग बना है वो काफ़ी अच्छा सपोर्ट बन चुका है। सो 940 भी एक अच्छा बेस है, एंड उसी बेस के आसपास उसने आज का स्विंग बना के रिस्पेक्ट दिया है। तो मुझे लग रहा है नेक्स्ट लेवल जो ट्रैक करना है वो ऊपर में वही है 985 के आसपास का एंड 1000 के आसपास का। ओके, 985 1000 के टारगेट के लिए होल्ड करें। चार्ट पर है मजबूत। मेरे ख्याल से आशु सर आपने भी शायद पिछले हफ्ते रिकमेंड किया था औरोबिंदो फार्मा, अगर मुझे सही से याद है तो। यस अनिल जी, 935-40 के अराउंड किया था और दादा चला भी नहीं है उस भाव से भी। तो अनिल जी ये बिल्कुल पॉजिटिव स्टॉक है और आपकी बहुत अच्छी आइडेंटिफिकेशन है। और अनिल जी सिंस आप आए हैं तो मेरे पास एक कॉल, एक ट्रेड है जो मैं करवाना चाहता हूं, अगर आप कहें तो मैं वो शेयर करना चाहता हूं। बिल्कुल, मैं आपका वो शेयर भी करूं उससे पहले, हाँ ये मेरी गलती, मैं सोच रहा कब से कि किसने बोला, अब याद आया। आशीष ने तो बोला ही था, इसलिए याद करने में इतनी देर लग रही पिछले हफ्ते का। आज सुबह सुमित जी पिक ऑफ द वीक औरोबिंदो फार्मा 942 रुपए पर क्लोज था। सुमित जी का कहना था 930 से 940 की रेंज में खरीदिए, 910 का स्टॉप लॉस, 980, 1000, 1025। राइट सुमित जी? बिल्कुल अनिल जी, और जो आपने अभी इस पे रीजनिंग दिया है वही रीजनिंग के तौर पे मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है इस हफ्ते के लिए, पिक ऑफ द वीक के लिए। और एकदम सही चलना चाहिए स्टॉक, बहुत बढ़िया है। अभी इन लेवल्स पे खरीदारी करनी है। 1000 के लेवल तो जल्दी ही देखने को मिलेंगे और इस बार 1000 के लेवल भी टूटने चाहिए। तो मेरे को लगता है एकदम सही पिक पकड़ा है, ये चलेगा स्टॉक इस हफ्ते में। पार 1000 के पार ये है आपके औरोबिंदो फार्मा। अब बैक टू बैक 2 बिगुल। पहले आशीष सर के लिए, एक तो आशीष सर के बिगुल बजाने का ही मौका नहीं मिलता। वो पहली बार हम जब जाते तो वो सारा जितना पढ़ लिख के आए सारे एक साथ बता देते, 4-5 कॉल एक साथ, सारा निफ्टी विफ्टी स्टॉक, भारती से लेके डीएलएफ से लेके एसबीआई से लेके, बड़ी मुश्किल से एक बिगुल बजाने का मौका मिला है। स्विंग के सुल्तान आशु मदान। चलिए, बिगुल बजा है तो आशु सर थोड़े से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करें। तब तक चार्ट कॉर्नर का बिगुल कुणाल जी और राकेश जी के लिए। बताएं कुणाल जी, राकेश जी। अनिल जी, हमारी खरीदारी की राय है मदरसन सुमी पर, जहां पर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर, एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। मदरसन सुमी हमारा स्टॉक पिक है। ओवर टू कुणाल जी।
अनिल जी देखिए, दो जगह तेजी है, एक ऑटोज में और दूसरा मेटल्स में। और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स अनिल जी एक एक करके सारे परफॉर्म कर रहे हैं। मदरसन सुमी की बारी है, इन स्तरों पर बाय करके चलें। 161 पर स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 170 रुपए 50 पैसे का, दूसरा टारगेट 174 रुपए का। मदरसन सुमी में खरीदारी कराएं। ओके आशीष सर, आपके लिए बिगुल तो बजा दे, लेकिन आप तक आवाज पहुंची नहीं। बताएं सर आपका पिक। अनिल जी पिक नहीं है मेरा, ना एक ट्रेड है। अनिल जी फिर रिपीट कर रहा हूं, ये ट्रेड है, कैसे करना है भारती पे। अनिल जी मुझे लगता है कि भारती का नेक्स्ट मूव आने वाला है, चाहे वो प्राइस टेरिफ हाइक से आए या कोई MSCI इंक्लूजन से आए, किसी से भी। लेकिन अनिल जी ट्रेड बहुत डिसिप्लिन से करना है, क्योंकि ये अगर घटता है तो फिर 20 रुपए जाएंगे आपके, कुछ नहीं आप कर सकते। तो अनिल जी 580 की डीप इन द मनी, 600 का फ्यूचर चल रहा है अनिल जी, 599 600 का डीप इन द मनी 580 की एक कॉल लेनी है और 620 की एक बेचनी है। अनिल जी इस कॉल को 1:1 की कॉस्ट है 19 से 20 रुपए, तो 580 प्लस 19 599 आपका फ्यूचर खड़ा हो गया आपका लॉन्ग विद लिमिटेड रिस्क। आपको शांति रहेगी, आप जिटरी नहीं होंगे, आप डरेंगे नहीं। और आप भारती का अगर अपमूव आ गया, जो मुझे लगता है कि कभी ना कभी अब आने वाला नेक्स्ट लेग बनने वाली है, आप उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो अनिल जी कैविएट ये है कि प्योरली दिस ट्रेड इज एज पर द ट्रेड, नॉट भारती बीइंग प्योर ब्लैंकेट और नेकेड लॉन्ग। तो 580 की एक कॉल लॉन्ग करनी है, 620 की एक शॉर्ट करनी है। 1:1 का स्प्रेड है, कॉस्ट है 18-19 रुपए और वही फ्यूचर का रेट चल रहा है अनिल जी। कितने रखना सर? आशीष सर टारगेट भी तो बताओ। अच्छा टारगेट के टाइम चले गए आशीष सर के टारगेट का ये मामला है, तेजी में भी टारगेट नहीं होता, मंदी में भी नहीं होती। आशीष सर टारगेट 650 जी। हाँ यस अनिल जी, अनिल जी 640-50 की जो नेक्स्ट मूव आनी है, ये प्रिसाइजली उस मूव को कैप्चर करने के लिए है। और अगर बाई चांस ये कंसोलिडेट होता है या मार्केट की वजह से करेक्ट होता है अनिल जी, तो उसमें आपको कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो 18 रुपए की वैल्यू है अनिल जी, आईवीज बहुत हाई है, मूवमेंट बहुत हाई है, मंथ बहुत बढ़िया है, तो अभी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। परफेक्ट। तो ये है आपके लिए भारतीय एयरटेल में खरीदारी करने का है। अगला बिगुल सचिन जी के लिए। बताइए सचिन जी। अनिल जी बिकवाली करनी है एंड स्टॉक का नाम है ब्रिटानिया। इसने अपने 6 दिन के स्विंग लो आज के एक ही कैंडल में ब्रेक कर दिए। इंपॉर्टेंट ये है कि अपना जो 200 डे एक्सपोनेंशियल बेचना है, ये सर बेचना है। अच्छा ओके। सो अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास जो सपोर्ट ले रहा था अराउंड 3500 के आसपास, वो पर्टिकुलर लेवल भी इसने तोड़ दिया। तो मुझे लग रहा है नेक्स्ट लेवल जो यहाँ से ओपन हो चुका है वो लगभग यहाँ से 100 पॉइंट नीचे है। सो 13% का ओपन इंटरेस्ट है, वो भी कॉम्प्लीमेंट करा इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को। एंड 3360 का एक फाइनल टारगेट होगा, 3400 का एक इंटरमीडिएट टारगेट होगा। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 3530 के आसपास। एंड थोड़ा सा अगर उछाल मिल जाता है और 34 और 85 के आसपास बेहतरीन रिवॉर्ड टू रिस्क है। एंड जिस तरीके से ये ब्रेकडाउन है, मुझे लग रहा है 1 से 2 दिनों के लिए यहाँ पर भी बिकवाली हावी रह सकती है। मतलब गिरा बाजार तो ये गिरने में आगे रहेगा, हेजिंग हो गई एक तरह से। पर आई थिंक ये पहले ही गिर चुका, इन्हें गिरना चालू कर दिया था। काफी दिनों से ये एक लेवल को काफी रिस्पेक्ट दे रहा था एंड आज काफी ब्रूटली इसने ब्रेक कर दिया वो लेवल। आपको ऐसे डर नहीं लगता तेजी के बारे में शॉर्ट देने में? चलता सर जो डेटा समझ में वेरी गुड, यही होना चाहिए। हाँ जो डेटा बताए वही करना चाहिए। तेजी मंदी तो चलेगी, मार्केट है तो दोनों तरफ हो गई होगा। बिल्कुल मंदी के मार्केट में भी ढेर सारे स्टॉक्स आपको ऐसे दिखेंगे जो लाइफ टाइम हाई पर, और तेजी के मार्केट में लाइफ टाइम हाई की भी लिस्ट है, ऐसा नहीं कि गिरे हुए नहीं है, बहुत सारे। तो इसलिए आपको डेटा के दम पर सही स्टॉक ढूंढना जरूरी है। चार्ट पर है कमजोर, ब्रिटानिया बेचकर चले, और इतनी तेजी की पोजीशन के सामने 1-2 शॉर्ट तो होने ही चाहिए अगर है तो आपकी। चलिए अब एक स्टॉक है बड़ा इंटरेस्टिंग, IRCTC। जी हाँ, अगर आप रेलवे की टिकट करवाते तो जाते हैं ना साइट पे और वो टिकट करवाते हैं। इस कंपनी के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है और वरुण के पास पूरी डिटेल्स है। वरुण बताइए। डेफिनेटली अनिल जी, अब तक आप टिकट की रेल टिकट कराते थे, अब आप बस की टिकट भी इस कंपनी के थ्रू करा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बस की टिकट रेलवे बस चलाने के बिजनेस में भी उतर गई। रेलवे बस नहीं चलाएगी, लेकिन जो बस चलती है उसकी टिकट की बुकिंग आप IRCTC से कर सकते हैं। तो अभी इन्होंने दरअसल 29 को ये टिकट बुकिंग जो है वो शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक ऐप पे आपको यह विजिबल नहीं होगी, अगले कुछ दिनों में मार्च के आसपास ये ऐप पे भी आपको मिल जाएगी टिकट बुकिंग का विकल्प जो है, बस की टिकट बुकिंग। इन्होंने करीब 50,000 सरकारी बसेस और साथ ही साथ
कुछ प्राइवेट बसेस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है करीब 22 डिस्ट्रिक्ट्स में, 22 राज्यों में, इनफैक्ट डिस्ट्रिक्ट में तो नहीं, 22 राज्य और करीब 3 केंद्र शासित प्रदेश जो है वहाँ इन्होंने ये जो टाइप है वो किया है। देखिए इस कंपनी की वैसे अगर आप देखेंगे तो रेलवे की टिकट की बुकिंग से आय करीब 27% के आसपास आती है और कुछ कामकाजी मुनाफे में करीब 66% के आसपास ये कंट्रीब्यूट करता है। अब ये सेगमेंट इस कंपनी के लिए बड़ा क्यों है? देखिए जो ऑर्गेनाइज टिकट बुकिंग है इंडिया में, बस टिकट बुकिंग, उसका मार्केट करीब 750 करोड़ के आसपास है और उसमें से 60-70% के आसपास की जो मार्केट शेयर है वो रेड बस के पास है। अब रेड बस जो है सालाना करीब 8 करोड़ टिकट बेचती है और उसमें से जो आय ये कमाती है रेड बस वो है करीब 600 करोड़ का। और रेड बस ने कहा है कि पूरे टिकट बुकिंग में बस की जो साल दर साल ग्रोथ हो रही है वो करीब 40% के आसपास हो रही है। तो आप समझ लीजिए अगर 5% मार्केट शेयर भी IRCTC लेता है तो यहाँ से IRCTC की जो आय है वो होगी करीब 40 करोड़ के आसपास केवल 5% मार्केट शेयर से। और आप जानते ही है कि IRCTC जिस बिजनेस में जाता है वहाँ किस हिसाब का डिस्ट्रक्शन करने की ताकत रखता है। बात तो सही है। रेड बस के लिए रेड फ्लैग, रेड बस के लिए रेड फ्लैग है ना? हाँ ये तो होगा। और दूसरा क्या, जब आप सरकारी पोर्टल से करते हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस कंफर्ट रहता है। वैसे रेड बस मैंने भी यूज किया है बहुत ज़माने पहले, वैसे तो अच्छी है वो वेबसाइट भी, उसमें भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी IRCTC आ जाएगा तो नेचुरली लोगों को कंफर्ट एडिशनल रहता है कि रिफंड विफंड लेना हो, करना हो, कराना हो तो कोई दिक्कत ना, सरकारी है तो। चलिए इंटरेस्टिंग, एक इंटीग्रेटेड प्ले अब बनते हुए जा रहा है क्योंकि ट्रेन बुकिंग से हम आइडेंटिफाई करते हैं। मुझे सबसे बढ़िया चीज जो लगी वो ये नहीं कि ये रेल बस की बुकिंग में जा रहे हैं, सबसे बड़ी चीज ये कि इनकी थॉट प्रोसेस प्राइवेट प्लेयर्स की तरह हो रही है जी। ऐसा नहीं कि हमारे रेलवे के टिकट के लिए बनाया, हम रेलवे के टिकट बुक करेंगे, भाई हमारा काम हो गया, आए रेलवे के टिकट बुक किए चले गए। ये वैसी थॉट प्रोसेस नहीं है IRCTC की। हम और क्या कर सकते हैं? अगर प्राइवेट कंपनियां सरकारी कंपनियों के बिजनेस से कॉम्पीट कर सकती है तो सरकारी कंपनियां प्राइवेट कंपनियों के बिजनेस से क्यों नहीं कर सकती? एक एग्जांपल बताता हूं, MSTC लेके आई है सामने, बिल्कुल सरकार की ई-कॉमर्स कंपनी। देखिए ये स्टॉक क्या हो गया, पिछले 15 दिनों में डबल हो गया है। जब से हमने इसको, मेरे ख्याल से 200 रुपए के वक्त हमने सबसे पहले स्टोरी की थी, 200 रुपए में, अभी थोड़े दिन पहले की बात है जब हमने कहा कि अब सरकार ने डिसाइड किया कि जितनी भी उनकी प्रॉपर्टी ये ऑक्शन करेगी, कराएगी, एसेट्स मोनेटाइजेशन, स्वाति ने वो स्टोरी की थी, याद है? और उस दिन स्वाति ने या चेतन ने, मुझे याद नहीं, 180 रुपए उस दिन दाम था, आज एग्जैक्टली 360 है और ये मुश्किल से 15 दिनों की बात है, अभी भी रुक नहीं रहा। ये है बड़ा गेम जब सरकारी कंपनी, बॉस ये है ना, ये हनुमान, इनको कोई जामवंत चाहिए जगाने के लिए कि भाई आप अपनी ताकत पहचानो। आप सरकारी, आपके पीछे आपके पेरेंट है, पिताजी वो सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। खाली आप में माइंड सेट होनी चाहिए कि अलग हटके कुछ करने की सोचे। थोड़ी सी चीज आप सोचेंगे तो क्या हो सकता है वो सोचिए। गजब स्टॉक भागा है। वैसे सेठी साहब ने भी कई बार रिकमेंड किया, लगातार बार बार, और अब तो वो बोलते कि ये तो पागल हो गया है मतलब जो हिसाब से भाग रहा है मतलब दिमाग के बाहर की चीज हो गई है जी। गजब का एक्शन है MSTC जैसे शेयर में, आप देख सकते हैं, बहुत ही मजबूत, अमेजिंग। कुणाल जी चार्ट देखिए, MSTC कहाँ रुकेगा? वैसे रोकना नहीं है, मतलब मैं खाली पूछ रहा हूँ अनिल जी देखिए, बिल्कुल वर्टिकल राइज, बिल्कुल खड़ी बढ़त देखने को मिल रही है। और अनिल जी एक महीने में लगभग 80% की तेजी ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो अनिल जी देखिए, यहाँ पर टारगेट देना बहुत मुश्किल काम है। अनिल जी मुझे लगता है केवल एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें और ईश्वर का नाम लें और होल्ड करके रखें। अनिल जी इसमें कोई भी लेवल मुमकिन है, जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, कोई बड़ा आश्चर्य नहीं होगा अनिल जी 500 रुपए के लेवल्स भी आ जाए तो। कुणाल जी की जय हो, आपके मुंह में घी शक्कर का मिक्सचर, 500 रुपए के टारगेट, 500 रुपए के टारगेट, ये है कमाल, ये कमाल। और IRCTC बंसल जी इसके चार्ट देखिए जरा आप भी, इसके लिए क्या टारगेट रखे जाए? अनिल जी काफी बेहतरीन इसके टेक्निकल चार्ट है। इनफैक्ट इसने ब्रेकआउट लिया था, फिर दोबारा ऑफर फॉर सेल के चलते स्टॉक नीचे की तरफ आया था। नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट है। और अनिल जी यहाँ टारगेट की बात करें तो एक बार 1770 1780 का एक पहला टारगेट रखना चाहिए, और ये टारगेट है, एक बार यहाँ पर आए तब इसको रिव्यू करना है। तो IRCTC नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट है, 1770 1780 के टारगेट के लिए इसको बाय एंड होल्ड करना चाहिए।
बिल्कुल, तो बाय एंड होल्ड करके चलें। IRCTC ये है आपके लिए एक स्टॉक दमदार एक्शन में है और खबरों का भी इस काउंटर को सपोर्ट आते हुए दिख रहा है। आइए कुछ और बेहतरीन स्टॉक्स जो एक्शन में है। टाटा स्टील, इसके नतीजों के इंतजार है। अभी थोड़ी देर पहले हम इसके बारे में चर्चा भी कर रहे थे। कैसे रहेंगे टाटा स्टील के नतीजे, वरुण बताइए। डेफिनेटली देखिए दीप, टाटा स्टील के नतीजे तो अच्छे रहेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है हर महीने ऑलमोस्ट स्टील कंपनीज ने अपने दाम जो है वो बढ़ाए हैं, तो उसका रिफ्लेक्शन आपको इस कंपनी के नतीजों पे तो जाहिर सी बातें देखने मिलेगा। रेवेन्यूज करीब 6% के आसपास के बढ़ोतरी दिखाएंगे, ऐसा हमारा अनुमान है। लेकिन असली खेल जो होगा इस कंपनी के वो मार्जिन्स और एबिटा में होगा, क्योंकि एबिटा जो है उसमें 120% की बढ़ोतरी होगी, मार्जिन जो है सीधे दुगने हो जाएंगे, इनफैक्ट दुगने से भी ज़्यादा होने वाले, 10% से बढ़ के ये 21% पे आएंगे। पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी ने 1200 करोड़ का नुकसान किया था, इस बार करीब 3000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट करने वाली है। और यूरोप का जो कारोबार है वहां भी अच्छे खासे बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। तो स्टील की जो कीमतें बढ़ी है उसका रिफ्लेक्शन नतीजों में देखने मिलेगा, जहां एक पूरा टर्न अराउंड आपको क्वार्टर देखने मिल सकता है। ओके, तो एक टर्न अराउंड क्वार्टर पॉसिबल हो सकता है। टाटा स्टील ये है एक स्टॉक जहां पर आपको रखनी है नजर। अभी थोड़ी देर पहले पूरे मेटल बास्केट में हमने देखा एक तेजी का मोमेंटम बढ़ते हुए दिखा है। तेजी का मोमेंटम कुछ और स्टॉक्स में आ रहा है। वोल्टास पर अभी एक मूव आते हुए दिख रहा है। पिछले कुछ मिनटों में वोल्टास में एक शार्प स्पाइक आते हुए दिखा है। सुमित जी, क्या चल रहा है वोल्टास की चार्ट जरा देखकर बताएं। दीपांशु, देखिए इन स्टॉक्स के अंदर ओवरऑल देखेंगे तो एक तेजी का ट्रेंड है। वोल्टास, हेवेल्स, इन सब काउंटर्स के अंदर। तो वोल्टास के अंदर ऐसा लग रहा है कि यहाँ से ये तेजी बढ़ेगी। 1040 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के अंदर कल का जो हाई है वो 1040 1041 का है, यानी ये हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है। और ये जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर इसके बाद इसमें मोमेंटम बढ़ेगा और 1080 से 1100 रुपए तक के लेवल इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में वोल्टास में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 1005-1010 के आसपास है, तो ये सपोर्ट को ध्यान में रख के पोजीशंस होल्ड करें। ओके, पोजीशंस होल्ड करें। वोल्टास पर आपके लिए ये राय है सुमित जी की तरफ से। इस बीच एक स्टॉक जो सचित जी ने आइडेंटिफाई किया है, जान लेते हैं बिगुल BTST का। बताएं सर। सर कैश सेगमेंट का स्टॉक है, SPL में भी हमने कवर किया है। स्टॉक का नाम है आइनॉक्स लेजर। ओके, 305 के आसपास हमने SPL में कवर किया था। आपको ज्यादा ही पसंद है ऐसा मुझे लगता है ना? काफी अच्छा लग रहा है। हाँ, आपको और एक और हमारे बड़े खास एक्सपर्ट है, उनको भी पसंद है, राहुल अरोरा साहब। हाँ, उनको भी बड़ा पसंद है आइनॉक्स। बताइए सर, जिस तरीके से ये ट्रेंड है क्लियरली यहाँ पर एक हाई टॉप हाई बॉटम सीक्वेंस बरकरार है, बट पिछले 4 हफ्तों का अगर हम वीकली डेटा देखें तो वहाँ पर एक राइजिंग 3 फॉर्मेशन है जो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इस ट्रेंड के साथ। तो मोमेंटम के लिहाज से मुझे लग रहा है यहाँ पे फ्रेश पोजीशंस ऐड किए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 325 के आसपास का, एंड जो टारगेट मैं देख रहा हूँ मुझे लग रहा है वो 375 का जो हमने SPL में दिया है, उसी पर्टिकुलर टारगेट के लिए पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। मुझे लग रहा है यहाँ से मोमेंटम आना चाहिए काउंटर में, तो खरीदना है आइनॉक्स को। ओके, तो आइनॉक्स में करें खरीदारी, ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई। 325 का स्टॉप लॉस और 375 का टारगेट ये आते हुए। अब एक्चुअली कैश के स्टॉक्स में भी एक्शन बढ़ने वाला है ही, तो आप जो कैश पे फोकस कर रहे हैं वो एकदम सही है। लेकिन अदानी पोर्ट्स नतीजे आने वाले हैं, और अदानी पोर्ट्स के नतीजे कैसे रहेंगे, कुशल बताइए। नंबर्स जो है अनिल जी ऑलमोस्ट स्टेबल साइड पर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कृष्णपट्टनम एयरपोर्ट, माफ कीजिएगा, कृष्णपट्टनम पोर्ट का जो अधिग्रहण इन्होंने किया था उस वजह से सालाना आधार पर नतीजे कंपेरेबल नहीं है। पर जो नंबर्स दिख रहे हैं उसमें अगर आप देखें तो आय में 16% की बढ़त के साथ 3868 करोड़ पर रेवेन्यू आ सकता है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो 19% की वॉल्यूम ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। साथ ही जो लॉजिस्टिक कारोबार है वहाँ पर भी 20% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। और मार्जिन्स कंपनी की देखें तो 68.6% से घटकर 65.8% पर मार्जिन्स रह सकते हैं। पर वहीं अगर आप फॉरेक्स का मुनाफा देखें तो जो फॉरेक्स से गेन हुआ है उससे कहीं ना कहीं मुनाफे को सहारा मिला है, और उसी वजह से करीब 11% बढ़कर इनका मुनाफा 1508 करोड़ पर रह सकता है। अब आगे के लिए देखना होगा कि मैनेजमेंट की तरफ से कार्गो और रेवेन्यू गाइडेंस जो है वो किस तरह से रहती है, और साथ ही जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं उस पर मैनेजमेंट का क्या कहना है, इस पर भी आपको फोकस रखना है। बिल्कुल, अदानी पोर्ट्स यहाँ पर रखें नजर। सुबह से स्टॉक एक्शन में आ रहा है, कल आएंगे इसके नतीजे, देखते हैं किस तरह का एक्शन वहां पर होगा। पर आइए तब तक स्वागत करते हैं जय ठक्कर का उनके कैश के ऑप्शन के लिए। स्वागत है जय, बताएं क्या स्ट्रैटेजी लेकर आए हैं।
गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु। दीपांशु, बाई तो वही करना है जो मॉर्निंग में दिया था। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि रेट वही है, 15,100 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन देना है। 128 पे है तो ये ले सकते हैं आप। इनफैक्ट मैंने सुबह स्टॉप लॉस दिया था 94 का दीपांशु, अब वो रिवाइज करके मैं 85 करूँगा। तो इनफैक्ट मॉर्निंग में भी जिसने अगर लिया रहेगा, अगर उन्होंने स्टॉप लॉस 94 का रखा है, वो भी 85 कर सकते हैं। टारगेट सिमिलर रहेंगे 170 एंड 195, ये जो टारगेट्स के लिए लेने हैं। अगर आप देखें तो दीप मॉर्निंग में करीब ये एट द मनी कॉल ऑप्शन था, अभी ये इन द मनी हो चुका है 20 पॉइंट से। अगर स्पॉट अगर आप देखेंगे फिर भी रेट वहीं पे है, सुबह 129 था, अभी 128 है। तो अगर आप देखेंगे तो आज थीटा इरोजन हुआ है, मार्केट वहीं स्टेबल होने के कारण, बट ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। सो ये लेकर चलना है 128 में, 85 का स्टॉप लॉस, 170, 195 ये दो टारगेट्स रहेंगे। 15,100 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। ओके, तो 15,100 की कॉल है, स्ट्राइक ऑप्शन खरीद कर चलें और यहाँ पर आप अच्छा मूवमेंट देख सकते हैं। बर्जर पेंट्स, ये भी एक स्टॉक है जहां पर हम एक्शन का इंतजार कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले अच्छी खरीदारी भी बर्जर पेंट्स पे आती हुई दिखी थी। वरुण हमारे साथ हैं बताने के लिए किस तरह के रहेंगे बर्जर पेंट्स के नतीजे। बताएं वरुण। देखिए दीप, अब तक जितने भी पेंट कंपनीज ने अपने नतीजे घोषित किए वो जोरदार थे, और खासकर मार्जिन के फ्रंट पे और वॉल्यूम के फ्रंट पे। तो उम्मीद यही लगा रहे बर्जर पेंट से कि ऐसे ही नतीजे बर्जर पेंट भी यहाँ डिलीवर करते हुए दिखाई देगा। जाहिर सी बात है, कंज्यूमर सेगमेंट में एक बेहतरीन सुधार देखने मिला है। जैसे जैसे अनलॉक की प्रक्रिया आगे बढ़ी और जैसे जैसे फेस्टिवल सीजन आया है, वैसे वैसे हमने देखा कि जो डिमांड है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, और इसी के चलते हमारा अनुमान है कि वॉल्यूम ग्रोथ करीब 14% के आसपास रह सकती है। इसी का रिफ्लेक्शन रेवेन्यूज में आपको देखने मिलेगा, जहाँ करीब 11.5% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, 1890 करोड़ के आसपास से आ सकता है। हालांकि मार्जिन में और बढ़ोतरी होती, लेकिन कच्चा तेल जो थोड़ा बड़ा है उसके कारण जो ग्रोथ है मार्जिन में थोड़ी कम होगी, लेकिन हाँ फिर भी 1.5% के आसपास मार्जिन बढ़ेंगे, 19% के आसपास आएंगे। मुनाफा 32% बढ़ेगा, 240 करोड़ के आसपास का अनुमान लगाया जा रहा है। ओके, तो बर्जर पेंट्स पर रखें नजर, एक्शन में भी है स्टॉक। कुणाल जी जरा चार्ट देखकर बताएं, 750 के ऊपर 3% तेजी है स्टॉक में, क्या है लेवल्स इंपॉर्टेंट इसके लिए? देखिए चार्ट अच्छा है दीपांशु, करेक्शन आ चुका है, करेक्शन के बाद एक तेजी बन रही है और इस स्टॉक में ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगला जो रेजिस्टेंस चार्ट पर है वो 775, 776, 775 के आसपास है। तो यहाँ से कोई 25-30 रुपए की तेजी बिल्कुल मुमकिन दिखती है। 775 पार हुआ तो फिर 820 के स्तर भी आएंगे। तो मेरी राय में ठीक ठाक सेटअप है, बाय करके चलना चाहिए। 740 का स्टॉप लॉस रखें, 775 का पहला टारगेट। ये है बर्जर पेंट्स पर आपके लिए राय। अब है जय का जैकपॉट। बताएं जय। ये लीजिए अनिल जी, ओवरऑल अगर आप देखें तो आईटी स्टॉक्स में आज बहुत अच्छा मोमेंटम हमें देखने मिल रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आईटी स्टॉक्स यहाँ से निफ्टी को काफ़ी हेल्प करेंगे। तो उसमें से लार्ज कैप आईटी स्टॉक है टीसीएस, इसका इन द मनी कॉल ऑप्शन लेकर चलना चाहिए। ऑलमोस्ट आप एट द मनी भी कह सकते हैं। टीसीएस इसका 3200 के स्ट्राइक का यहाँ पे हमें कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है अनिल जी, जो करीब अभी 98-99 के रेंज में मिल रहा है। ये इसको खरीदे आप। ऊपर में जो फर्स्ट टारगेट इसका बनकर आ रहा है अनिल जी वो है 130 का, सेकेंड टारगेट बन रहा है 144 का। तो 130, 144 ये दो टारगेट्स के लिए 3200 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन टीसीएस का खरीदे। ऑन द लोअर साइड अनिल जी जो इसमें स्टॉप लॉस रखना है वो है 78 का। क्लियरली मुझे ऐसा लग रहा है आईटी स्टॉक्स शॉर्ट टर्म के लिए बॉटम आउट हो चुके हैं, और यहाँ से अच्छा एक अपवर्ड मोमेंटम हमें सारे पूरे निफ्टी आईटी पैक में हमें देखने मिलेगा। टीसीएस चलेगा, इन्फोसिस चलेगा सेठी साहब का, विप्रो चलेगा सचिन जी का, आशु जी आपका क्या चलेगा? अनिल जी तीनों ही हैं। अनिल जी ये मॉर्निंग में 2 कॉल विप्रो और टीसीएस दोनों की कॉल दी हुई है। तो बट वो क्लाइंट्स को पहले दी थी इसलिए मैंने शेयर नहीं की, और वैसे भी वो कवर हो गई है, तो रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है अनिल जी। ठीक बात है, चलिए बढ़िया है ये। लेकिन कोई किरण जी मिड कैप आईटी स्टॉक देखिए ना कोई, जहां आपको लगता है कि एक्शन हो सकता है। बड़े बड़े वाले तो सब बता दिए, कोई छोटे वाले में या कोई कैश वाले में अगर आपको चाहिए कि थोड़ा समय दो, मैं 2-4-5 मिनट में ढूंढता हूँ। 2-4-5 मिनट मार्केट बंद होने के पहले ढूंढ लेना, 15 मिनट ही बचे, 10 मिनट ज्यादा है नहीं टाइम। और अगर तैयार है तो बताओ आप। बिल्कुल बिल्कुल तैयार हूँ। अगर मिड कैप में चाहिए तो माइंडट्री है, जो मुझे लगता है कि बहुत बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है कि अभी 1722 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, 1734 पे ट्रेड कर रहा है। 2 से 3 दिन का वक्त देना चाहिए, तो 1790, 1800 के टारगेट्स देखने को मिल जाने चाहिए।
ओके, तो 1790 1800 के टारगेट्स के लिए आप रखें माइंड ट्री पर नज़र। ये है एक स्टॉक जहां पर आप अच्छी खरीदारी देख रहे हैं। टाटा मोटर्स, एक बार ज़रा इस पर नज़र डालें क्योंकि फ्रेश मूव आ रहा है। अभी हमने आपको बताया था वारंट कन्वर्जन की खबर आई थी, उसके बाद से स्टॉक बढ़िया तेज़ी में है, क्या रुकने का नाम नहीं ले रहा सर। सुबह मेरे ख्याल से 222-23 पर हमने कवर किया था इसको। जी सर, 322 वहाँ से नॉन स्टॉप गजब। अब 150 रुपए में वारंट कन्वर्ट हुआ है प्रोमोटर्स का। मतलब सोचो, इस स्टॉक को है ना, मतलब बढ़ने के लिए कोई कारण ही नहीं चाहिए जी, और मिल जाए कारण तो फिर तो बढ़ता थोड़ी है, फिर तो मतलब भागता है। गजब है। मतलब ये ऐसा, मतलब मुझे याद है, अरे बंसल जी और कुणाल जी को जरा लाइन लाओ, जरा फोटो दिखाओ इन दोनों की। ओके, हमने ना शुरुआत में जब हम दिल्ली से शो करते थे तो हमने एक सीरीज शुरू की थी, है ना, और वो उस सीरीज को डेडिकेट ही हमने टाटा मोटर्स से इंस्पायर होके किए थे। याद है बंसल जी, ये शेयर चलता क्यों नहीं, और उसमें सबसे दुखी हम है इसी शेयर से होते थे कि टाटा मोटर्स ये शेयर कब चलेगा, चलता क्यों नहीं। और आज देखिए कि अब सीरीज ऐसी होगी, मतलब करेंगे नहीं वैसे हम कि ये शेयर रुकता क्यों नहीं। बंसल जी याद आया? बिल्कुल अनिल जी, मुझको याद है। और अनिल जी, इसको एक बार मैंने कवर भी करा था, चार्ट को उल्टा करके मैंने और कुणाल जी ने। यस। और तब भी ये स्टॉक चला नहीं था और काफी ट्रोलिंग हुई थी हम दोनों की। बिल्कुल, चार्ट उल्टा करके देखा था। वो बोले कि कभी कभी तेजी वाला चार्ट उल्टा करो तो उसमें एकदम प्रॉपर समझ में आता है कि स्टॉक गिरेगा क्यों। लेकिन वो दिन आज का दिन, देखो हर स्टॉक के वक्त आता है, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक में कभी न कभी चलेगा, वो कब आएगा वो पता नहीं, वो वाली बात। 3-20 वाला कर ले काम। जी सर, 3-20 का काम कर लेते हैं और जान लेते हैं फाइनल स्ट्रैटेजी क्या बन रही है। उसके बाद बैन से बेनिफिट पर भी नजर डालेंगे, पर पहले बिगुल अनिल जी के लिए फाइनल स्ट्रैटेजी। सर थोड़ा उतार चढ़ाव हुआ है ग्लोबल मार्केट्स में, बट जब हमने लास्ट चेक किया था ऑलमोस्ट उन्हीं लेवल्स में, बल्कि थोड़ा सुधार ही हुआ है। अगर आप देखें डाउ फ्यूचर्स को, उस समय 70-80 अंक ऊपर थे, अब 125 अंकों की तेजी दिख रही है। नैस्डैक फ्यूचर्स पॉजिटिव टेरिटरी में आपको दिख रहे हैं। यूरोप में भी अच्छा खासा कारोबार हो रहा है सर, तो कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव ही हैं सर। कोई समस्या तो है? पोजीशन होल्ड करें? पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। देखिए वहीं बंद हो रहे हैं, 15,100 के नीचे निफ्टी बंद नहीं होगा, 36,000 के आसपास बैंक निफ्टी बंद होगा, तो एग्जैक्टली वहीं पे 25-30 पॉइंट ऊपर नीचे तो कोई खास बैंक निफ्टी में फर्क पड़ता नहीं है। लगभग 36,000 के आसपास सर, 15,100 के नीचे निफ्टी बंद नहीं हो रहा, तो क्लोजिंग बढ़िया हो रही, 1.25% ऊपर है, 1% ऊपर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जिन किसी को अगर हेजिंग करनी है, अगर करनी है तो आप ऊपर 15,300 का कॉल बेच दीजिए और 36,500 का बेच दीजिए बैंक निफ्टी में अगर बेचना है तो, या अगर आपको पुट लेना है तो 35,000 का पुट खरीदिए बैंक निफ्टी का। और 35,000 सर? हाँ 35,000 दूर वाला लीजिए, 35,000 का नहीं, प्रीमियम बहुत लग जाएगी, मजा नहीं आएगा। तो वो सी अब यहाँ पे दीप है ना, आपको हेजिंग किस लिए करनी है? हेजिंग आपको कोई अनएक्सपेक्टेड फॉल आए उसके लिए करनी है। एक बाकी तो छोटा 50 पॉइंट के फॉल के लिए, अगर निफ्टी 50 नीचे खुलता है, बैंक निफ्टी 200 पॉइंट नीचे खुलता है, उसके लिए हेजिंग नहीं करनी। लाइफ टाइम हाई पे उतना रिस्क तो आप मान के चलो 50-75 ऊपर नीचे खुल सकता है आपकी पोजीशन के विपरीत, और 200-250 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर नीचे आपकी पोजीशन के विपरीत खुल सकता है। उससे उतनी ताकत नहीं है रिस्क लेने, तो लो मत भाई, रात को आराम से सो, फिर आप पोजीशन लेके मत जाओ। आपको क्या चीज की हेजिंग करनी, कहीं 300-400 निफ्टी ना हो जाए कभी ऊपर नीचे, आपको 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी ना हो जाए ऊपर नीचे, 3% प्लस के मूव की हेजिंग करनी है। 1-1.5% के मूव के हेजिंग करने की कोई जरूरत है नहीं। ये हेजिंग भी कब और कितनी करनी है वो आपको समझ में आना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर आप 14,800 की हेजिंग करें, अगर पुट लेना है तो 35,000 का पुट लेना तो लीजिए, नहीं तो कोई बात ही नहीं, तो फिर अपने रिस्क के हिसाब से करिए। लीजिए, ये लीजिए भाई, आ गया इन्फोसिस। ओके, कोई तो ऑर्डर मिला है, स्पिरिट एरो सिस्टम्स, वाह वाह वाह। देखिए इन्फोसिस के लिए बड़ी खबर आ रही है भाई। इन्फोसिस अभी थोड़ी देर पहले ही सेठी साहब ने रिकमेंड भी किया था इन्फोसिस, वो कह भी रहे थे कल के लिए खरीद कर जाइए, अगले 2-4 दिनों के लिए खरीदिए। 1350 के टारगेट के लिए यही एकमात्र स्टॉक है जो चलना बाकी है। और मुझे याद है रिजल्ट के वक्त 1400 रुपये के आसपास था, वहाँ से एक अच्छा करेक्शन 1200 रुपये तक का हुआ भी, अब फिर से स्टॉक के लिए चलने की तैयारी। स्पिरिट एरो सिस्टम्स, ये है वो जहाँ से इसे मिला है ऑर्डर। जरा इसके चार्ट देखिए सुमित जी, और इन्फोसिस पर दीजिए अपनी राय, क्या है टारगेट्स? 4 से 5 दिनों के हाई ब्रेक हो रहे हैं अनिल जी इन्फोसिस के अंदर। स्टॉक यहाँ से ऊपर में 1340-1350 रुपए तक का मूव दिखा सकता है, और वो लेवल्स क्रॉस होंगे तो और भी ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। नीचे में जो सपोर्ट है 1270-1280 के आसपास है, तो पोजीशंस होल्ड करें। 1340-1350 तक के लेवल इन्फोसिस में देखने को मिलने चाहिए।
1340 1350 के जो टारगेट दिए हैं इन्फोसिस पर खरीदारी करने के सेठी साहब ने, वो आने चाहिए और स्टॉक मजबूती से डे हाई की तरफ बढ़ने की तैयारी करता हुआ दिखा है। डे हाई पर औरोबिंदो फार्मा भी आता हुआ दिख रहा है 960 के लेवल के आसपास। तो स्टॉक्स अच्छे मजबूत बंद हो रहे हैं, ऐसा कोई हल्के फुल्के बंद नहीं हो रहे कि ऊपर से नीचे आकर बंद हो रहे, मजबूत बंद हो रहे हैं। बिल्कुल सर, ये यूएस बेस्ड कंपनी है, इन्होंने अपने डील साइज नहीं अनाउंस किया है, पर काफ़ी बड़ी कंपनी है स्पिरिट एरो सिस्टम्स। नासा के साथ इनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं सर, और इनका जो पूरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अपग्रेडेशन का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, यानी कि बड़ी कंपनी से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अब कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है ये डिटेल्स अभी सामने ही नहीं आई है, उसका इंतजार करेंगे, बट डेफिनेटली पॉजिटिव खबर है इन्फोसिस के लिए। इस बीच एनसीएल इंडस्ट्रीज, इसके नतीजे आते हुए दिखे हैं और दमदार नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। जहां तक एनसीएल इंडस्ट्रीज का सवाल है, कामकाजी मुनाफा 3 गुना बढ़कर आया है, 26 करोड़ से बढ़कर 71 करोड़ 72 करोड़ का आया है। मुनाफे में अगर आप देखें तो 8 गुना उछाल है, 5.5 करोड़ से बढ़कर 41 करोड़ का इनका मुनाफा आते हुए दिखा है। तो दमदार नतीजे एनसीएल इंडस्ट्रीज की तरफ से आ रहे हैं और स्टॉक भी अब रिएक्ट करना शुरू कर रहा है। 3% की तेजी, 4% की तेजी अब स्टॉक आपको दिखा रहा है। कुणाल जी, काफी अच्छे नतीजे आए हैं एनसीएल इंडस्ट्री से, चार्ट्स का कह रही है सर? देखिए चार्ट भी शानदार हैं दीपांशु, ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। पहले इसमें कंसोलिडेशन हुआ जिसका 3-4 दिन पहले ब्रेकआउट हुआ और फिर मध्यम गति से स्टॉक चला। अब इसमें रफ्तार पकड़ी है, बाय करके चले। 165 रुपए पर स्टॉप लॉस रख लें। मुझे लगता है पोजिशनल बेसिस पर स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। ये स्टॉक आपको 180 तक जाता हुआ दिखेगा, तो 165 के स्टॉप लॉस से छोटा सा स्टॉप लॉस है, 165 के स्टॉप लॉस से बाय करने की राय। ओके, तो 165 के स्टॉप लॉस के साथ रखें। एनसीएल इंडस्ट्रीज पर नजर, दमदार नतीजे आते हुए देखें। मार्जिन्स में भी आप देखिए 12-12.5% से बढ़कर 19.5% के मार्जिन। गजब रिजल्ट आ रहे हैं सीमेंट कंपनी में। आपने तो कहा ये सीमेंट और स्पेशली मिड कैप सीमेंट जहां पर फोकस यही चलेंगे। मिड कैप सीमेंट जो आपको समझ में आए वो लीजिए। श्री दिग्विजय से लेके, सांगी से लेके, ओरिएंट से लेके, एनसीएल से लेके, हेडलबर्ग से लेके, आपको जो पसंद आए, जो वैल्यूएशन, जहां जिसमें जो कंफर्ट बने लीजिए, यही चले, यही स्पेस है। हाँ, आ रहा है अच्छा। सर आप देखिए 6,500 अल्ट्राटेक हो गया देखते देखते, 6,500। और क्या चाहिए आपको? तो फिर ये तो जो दिग्गजों की तेजी है छोटी कंपनियों में फैलेगी। बिल्कुल सर। 26 करोड़ का एबिटा, 70 करोड़, 3 गुना एबिटा बढ़ना मजाक है क्या? क्या रिजल्ट्स हैं। 12% के मार्जिन, 19%, अमेजिंग। याद ही नहीं आता, मतलब पिछले कब मतलब ऐसे रिजल्ट कब देखे थे याद नहीं आता। मतलब 7-8-10 साल हो गए ऐसे रिजल्ट देखे। बिल्कुल नया साइकिल शुरू हो गया अर्निंग्स को लेकर, पर दमदार नतीजे वहां पर आते हुए दिखे हैं। चलिए क्लोजिंग से पहले जल्दी से जान लेते हैं बैन से बेनिफिट, कौन से स्टॉक्स में उतार चढ़ाव हो सकता है वायदा कारोबार के बैन लिस्ट में। आज देवांशी हमारे साथ हैं लिस्ट लेकर। देवांशी बताइए, कोई स्टॉक्स हैं जो बैन से बाहर आ सकते हैं? हाँ, 2 खुशखबरी है। अच्छा। एक तो पीएनबी है जो आप देखिए फिलहाल 77% है, तो ये एक स्टॉक है जो बैन से बाहर हो सकता है और शायद सेल यहाँ से आउट हो सकता है। लेकिन अभी आप देखिए मार्केट वाइड पोजीशन 80% है, थोड़ी सी भी कम होती है तो ये बैन से बाहर होने की पूरी संभावना है। और एक और स्टॉक है जो कि एंटर कर सकता है। ओके, तो सेल और पीएनबी बाहर हो सकते हैं। एंटर क्या करेगा? सन टीवी जिसके आ रहे हैं नतीजे कल। बिल्कुल, तो 101% मार्केट वाइड पोजीशन है, तो ये एक स्टॉक है जो नया एंट्रेंट हो सकता है। लेकिन ये 2 स्टॉक हैं जो बाहर हो सकते हैं। ओके, तो सेल बाहर आने की तैयारी में है और साथ ही पीएनबी ये भी अब वायदा कारोबार के बैन से बाहर आ सकता है। पर सन टीवी की होगी फ्रेश एंट्री, जो कि कल आएगा अपने नतीजों के साथ। आज सुबह विश्वेश जी भी इसके बारे में बात कर रहे थे, तो नजर रखिए इस काउंटर पर। यहाँ पर एक्शन आप भरपूर देख रहे हैं। वैसे सन टीवी में आज ऊपरी स्तरों से आपने काफी तेज मुनाफा वसूली भी आती हुई देखी है, पर यह है एक स्टॉक जो एक्शन में रहा है। एक स्टॉक जो सुबह से थोड़ा एक्शन में रहा है, जाने से पहले सचिन जी आपसे व्यू लेना था। फ्राइडे को भी आप इसके बारे में बात कर रहे थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज इसने थोड़ा मूवमेंट दिखाया है, हल्का सा सहारा दिया निफ्टी को, पर इतनी बड़ी मूव नहीं आई है। 1950 पर रिलायंस क्या कह रहा है सर? दीपांशु, इनफैक्ट एक रेंज यहाँ पर काफ़ी अच्छी डिफाइन हुई है 1850 से लेके 2050 तक की। बट जिस तरीके से ये रिबाउंड हुआ है वहाँ पर वॉल्यूम्स कहीं जाकर थोड़े से मिसिंग है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रखना है। थोड़ा अगर यहाँ पर कंसोलिडेट होता है तो मुझे लग रहा है वो एक काफ़ी हेल्दी साइन हो सकता है। मे बी नेक्स्ट लेग ऑफ द रैली रिलायंस की वजह से बन भी सकती है। बट फिलहाल इमीडिएट बेसिस पे तो मुझे लग रहा है यहाँ पर इतना बड़ा स्टिमुलस मिला नहीं है। अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर है तो मुझे लग रहा है एक स्टॉप लॉस थोड़ा सा और
टाइट कर सकते हैं अराउंड 1920 के आसपास का, एंड जो रिव्यू जोन होगा वो वही होगा 2050 के आसपास का। सो मुझे लग रहा है यहाँ पर अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग है तो डेफिनेटली बने रहिए 1920 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो ये है आपके लिए रिलायंस पर राय। पर आइए देखें आज का एक्शन कैसा। लगातार छठे दिन आपने बाजारों में तेजी देखी, एक बार फिर नए रिकॉर्ड लगे हैं आज निफ्टी और सेंसेक्स ने। बैंक निफ्टी पर रिकॉर्ड नहीं आया, बट फिर भी एक्शन बैंक निफ्टी पर भी भरपूर रहा है। पर निफ्टी जो लीडरशिप है आज आपने क्लियरली निफ्टी पर आती हुई देखी, जैसे कि हमने फ्राइडे के सेशन में भी देखा था। ऑटो स्टॉक सबसे आगे, M&M टाटा मोटर्स टॉप 2 गेनर्स ऑन द निफ्टी। 8% की तेजी आपने M&M पर देखी है। टाटा मोटर्स 6.5% ऊपर डेज हाई की तरफ क्लोजिंग दे रहा है। हिंडाल्को नतीजों पहले एक्शन में दिख रहा है। टाटा स्टील नतीजों से पहले एक्शन में। JSW स्टील जहां पर भी एक जॉइंट कॉल आया था, वहां पर भी आप एक्शन देख रहे हैं। सेकंड हाफ में IT स्टॉक्स काफी एक्टिव रहे, उसमें इन्फोसिस जहां पर अभी एक ऑर्डर विन की खबर आती हुई दिखी है। टेक महिंद्रा, HCL टेक्नोलॉजीज, विप्रो, TCS, इन सभी स्टॉक्स पर आपने खरीदारी का माहौल देखा है। L&T आज एक्शन में दिखा। टाइटन, हमारे एक्सपर्ट्स की कॉल आई। ICICI बैंक, यहां पर भी मूवमेंट था। और भारतीय एयरटेल वापस 600 के लेवल्स पर आते हुए दिखा है। नतीजों के बाद ब्रिटानिया में सुस्ती 2% नीचे। HUL पर हल्की सी मुनाफा वसूली। कोटक बैंक अपनी मूव नहीं सस्टेन कर पाया। जी ओके, इस बीच एक वागले साहब की तरफ से कॉल है, मैं बिगुल नहीं बजा रहा हूँ, 1 मिनट बचा है। वागले साहब बताएं सर, आपकी तरफ से क्या है आखिरी BTST कॉल? 12 में जी सर, तो मुझे लगता है इसी को BTST करना चाहिए। ये 230 तक जाने का अच्छे चांसेस है। 15 रुपए की अपसाइड में देख रहा हूँ। स्टॉप लॉस 211 का रखे, 4 रुपए के रिस्क, 15 रुपए का रिवॉर्ड। ये टाइम फ्रेम आज और कल का, मतलब आज तो नहीं, कल और परसों का, 2 दिन का। साइड में करें खरीदारी, ये है वागले साहब की तरफ से राय। 211 के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी, 230 के टारगेट के लिए। ये है एक बेहतरीन स्टॉक। और अच्छा, एक चीज और बताऊं आपको इंटरेस्टिंग, जो आज बाजार बंद होने जा रहे हैं हरी निशान के साथ। लगातार चौथा दिन रिकॉर्ड हाईज बनाया बाजार ने, सेंसेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी पर, और लगातार चौथे दिन क्लोजिंग भी रिकॉर्ड हाई बनाया है। और एक और चीज, फरवरी का महीना बहुत खास होता है काफी लोगों के लिए और मार्केट के लिए तो है ही। साल 2000 के बाद 2021 में हम 20 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि फरवरी के महीने में शुरुआती 8 दिनों में मार्केट एक भी दिन नेगेटिव नहीं है। सोचो, तो 20 साल बाद वापस हुआ है। साल 2000 में हुआ था ये कि शुरुआत के 8 दिन मार्केट कभी लाल निशान में बंद नहीं हुआ। इस बार भी शुरुआत के 8 दिन लाल निशान में बंद हुआ। तो ये है मतलब 20 साल के बाद की इतिहास फिर से बनती हुई दिख रही। फिलहाल बंद हो चुके हैं बाजार, जैसा कि उम्मीद थी 36,000 के आसपास बैंक निफ्टी बंद होगा। एग्जैक्टली आप देखिए वहीं पर 35,990। ये है डेटा का कमाल जो आपको बताते हैं कि कहां पर रहना चाहिए बाजार आखिरी घंटे में। इसीलिए दीप कोई ट्रेड बन नहीं रहा था जी, जब पता है कि यहीं बंद होगा, घूम फिर के 25-50 पॉइंट ऊपर नीचे था। इसलिए काफी लोग मुझे ट्वीट पे लिख भी रहे थे, बहुत दिन हो गए आपने कोई निफ्टी बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी पर कॉल नहीं है, लेकिन दूँ कहाँ से, बनना तो चाहिए। अगर वो वहीं का वहीं घूम रहा है तो फिर मजा नहीं है। निफ्टी भी आप देखिए लगभग वहीं बंद हुआ, 15,100 को तोड़ा नहीं है, जबकि बैंक निफ्टी ने 36,000 के नीचे जाने की कोशिश भी की। तो ये है आपके लिए प्रोविजनल क्लोजिंग। 336 अंक ऊपर बैंक निफ्टी पर, निफ्टी पर 203 पॉइंट ऊपर और 600 अंकों की मजबूती के साथ बंद हुआ है आज सेंसेक्स। ये है दमदार क्लोजिंग। अच्छा, शाम का भी आज आयोजन काफी कुछ। अच्छा, बाय द वे शाम के आयोजन से याद आया, बंसल जी मस्ती की पाठशाला कंटिन्यू करनी है, थोड़ा ब्रेक लेना है आपको? देखिए अनिल जी, अभी तो मेरे को लगता है अनिल जी ब्रेक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दूसरे जो कई कॉमेडी शो हैं वो ऑफ एयर चले गए हैं। तो अनिल जी मेरे को लगता है कि पीछे हमने बजट के दिन अनिल जी स्पेशल रिकॉर्डिंग की थी, लॉजिक गजब का बंसल जी। बंसल जी स्क्रीन पे और चेहरे पे मुस्कुराहट ना है, ऐसा तो हो नहीं सकता। आशु सर कुछ कहना चाहते हैं? जी आशु सर। अनिल जी, मेरा मानना है कि आई थिंक किसी चीज की भी सैंक्टिटी और वैल्यू और बढ़ती है अगर उसमें थोड़ा सा गैप दिया जाए। तो मुझे लगता है कि अनिल जी, अब जैसे कभी कभी क्या होता है कि फ्रेश टॉपिक्स ढूंढने में भी थोड़ा चैलेंज हो जाता है, तो मुझे लगता है कि अनिल जी थोड़ा सा गैप देना चाहिए और मतलब मस्ती की पाठशाला प्रोडक्ट की वैल्यू और बढ़ेगी। ओके, तेजी में तो गैप नहीं देना है ना आशु सर, खाली मस्ती की पाठशाला में ही देना है ना। हाँ जी अनिल जी। जी बंसल जी कुछ कह रहे हैं? जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, मैं एग्री नहीं करता। अनिल जी देखिए, आशु जी तो कितनी बार अनिल जी मस्ती की पाठशाला से गैप ले चुके हैं। हाँ, ये अनिल जी नाइंसाफी हो तो कितनी बार अनिल जी मस्ती की पाठशाला से गैप ले चुके हैं। ये बात तो सही है, ये बात तो सही, सबसे ज्यादा एब्सेंस अगर किसी की लगती है तो आशु सर की लगती है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ब्रेक के बारे में भी आशु सर ने बोला उस पर विचार किया जाएगा, लेकिन उससे पहले अगला हफ्ता इंपॉर्टेंट तो है काफी।
संडे को क्या है? कुणाल जी, संडे को क्या है? अनिल जी, संडे को रविवार है इस बार। गजब की रिसर्च है आपकी, विदा चार्ट देखिए आपने इतनी तगड़ी रिसर्च निकाली है। आपके और आशीष सर के बीच में जो वो कुछ खास, हाँ जी आज अच्छा बंसल जी बता रहे हैं। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, आज कुणाल जी को मतलब कि फिटनेस से कोई नहीं बचा पाएगा। ये वैलेंटाइन डे को भूल गए अनिल जी, वैलेंटाइन डे को। तो बिल्कुल, चलिए एक काम करते हैं फिर, अगर 14 तारीख को वैलेंटाइन डे है और उससे पहले का शुक्रवार है तो कुछ ना कुछ विशेष होना चाहिए। ये मस्ती की पाठशाला का स्पेशल उसी पे होगा। एक ऐसा शेयर जिससे आप प्यार करना चाहते हैं, अब प्यार करना चाहते हैं, वो आपको बताना है। अच्छा, इसमें टर्म्स वो कंडीशन सप्लाई है, एस्ट्रिक लगा के कंडीशन सप्लाई। कंडीशन क्या है जरा सुन लीजिए एक बार। कंडीशन ये है कि ये जो स्टॉक जिससे आप प्यार करना चाहते हैं, पहले तो आपको बताना शेयर कौन सा है जी, प्यार क्यों करना चाहते हैं, वो एक दो लाइन में, उसमें कोई वो है ना, वो पूरी बैलेंस शीट और फंडामेंटल रिसर्च पढ़ के मत आ जाना, ठीक है ना। और वो क्यों करना चाहते हैं वो बताना। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो मैंने आशु सर को और बाकी लोगों को ध्यान में रख के बनाई है, वो ये कि ये स्टॉक एफएनओ का नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या है, नहीं तो प्यार को तकरार में बदलते हुए देर नहीं लगते वाले लॉन्ग करने के बाद तुरंत शॉर्ट, तो ये ऐसा शेयर होगा जिसे आप शॉर्ट नहीं कर सकते। इसके साथ प्यार करना ही करना है, तकरार नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ एफएनओ के बाहर के स्टॉक्स आपको बताने, इसमें कौन सा स्टॉक और क्यों आप जिसके साथ अब प्यार करना चाहते हैं, ठीक है। बंसल जी कबूल है ये? बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल कबूल है। और अनिल जी मैं चैलेंज करता हूँ अनिल जी, फर्स्ट वन टू रिप्लाई जो होगा अनिल जी वो मेरा होगा अनिल जी। क्या बात है जी, कुणाल जी बोलिए। अनिल जी एक स्पष्टीकरण दीजिए, आपने कहा प्यार करना चाहते हैं, अनिल जी प्यार करते नहीं है लेकिन करना चाहते हैं। करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप करते हैं या करना चाहते हैं, मतलब अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आप रिलेशनशिप में हैं नो वरीज कोई बात नहीं, वो भी आप कह सकते हैं। या अब आगे की आप सोच रहे हैं, बस हम तो जानना चाहते हैं कि वो शेयर कौन सा है, तो आपको बताना है वो शेयर कि कौन सा है वो शेयर जिससे आप प्यार करना चाहते हैं, ताकि लोगों को भी पता तो चले ना कि आपके रडार पे कौन सा शेयर अब है। और ये शेयर होना चाहिए नॉन एफएनओ स्टॉक, निफ्टी का, सेंसेक्स का, एफएनओ का नहीं होना चाहिए, ताकि आप उसे शॉर्ट ना कर सके, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग ही करे, दिल में बसाए रखें। तो ये है मस्ती की पाठशाला, शुक्रवार को होगी। और देखिए हमने आज इस बार सोमवार को बना दिया है मस्ती की पाठशाला का टाइम, नहीं तो आमतौर पर मंगलवार बुधवार तक हम डिसाइड करते हैं क्या करें, ताकि आपको आराम से मौका मिले अब से लेकर शुक्रवार तक सोचने का। आइए, शाम 6 बजे का शो है बेहद स्पेशल आपके लिए। पेट्रोल और डीजल की महंगाई ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। इस वक्त दोनों के दामों में आग लगी है और हर रोज इसकी बढ़ती हुई लपटें लोगों को झुलसा रही है। राजस्थान के गंगानगर में पेट्रोल 80-90 पूरे 100, आजकल अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वही चल रहा है ना, आपने भी पढ़ा होगा ना ट्विटर पे और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कि डीजल 90 पेट्रोल 100, ये वाला हाल है। तो देश में हाहाकार मचा हुआ है क्योंकि पेट्रोल डीजल की आग से महंगाई की आंच और बढ़ रही है। किराना और फल सब्जियों के दाम आसमान पर छू रहे हैं। आखिरकार पेट्रोल डीजल महंगा क्यों हो रहा है, तेल के दाम बढ़ने से महंगाई क्यों बढ़ रही है और क्या तेल महंगा या सस्ता करना सरकार के हाथ में है, ये सब बताने के लिए आज हमारे साथ होंगे दो खास मेहमान। एस.सी. त्रिपाठी साहब होंगे, पूर्व सचिव पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, और साथ ही नरेंद्र तनेजा साहब जो कि जाने माने एक्सपर्ट हैं, एनर्जी से जुड़े हुए। तो आज शाम 6 बजे जरूर देखिएगा पेट्रोल डीजल के दाम कब तक बेलगाम। और आज तो पहली बार दिन के दौरान $60 के पार कच्चा तेल निकला भी है, तो अभी भी बड़ी मुश्किल रहा है आगे की पेट्रोल डीजल की। अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं, अपनी राय देना चाहते हैं, तो हैशटैग आपकी खबर आपका फायदा का इस्तेमाल करें और शाम 6 बजे जरूर देखिएगा ये शो। और आप रिटायरमेंट के लिए या फिर बच्चों के नाम पर निवेश करना चाहते हैं तो आपके पास सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स का विकल्प है, यानी कि जो सॉल्यूशन आपको चाहिए उस तरह का फंड। मनी गुरु में आज हम आपको बताएंगे इस कैटेगरी में निवेश करने के फायदे और नुकसान, बताएंगे कि किन निवेशकों को इस तरह की कैटेगरी के फंड्स में निवेश करना चाहिए, और साथ ही ये भी समझाएंगे कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स की हर बार की आपको आसान भाषा में रात 8:26 पर देखिएगा। सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स कितने फायदेमंद, ये आज शाम 6 बजे का 8:30 बजे का ये है आपके लिए शो। चलिए, आप सभी से विदा लेने का वक्त है।
समाचार समाप्त हुए। पहले तो यही होता था, सीधा सीधा ब्रेक हो जाता था, समाचार समाप्त हुए, आप अपना चैनल भी नहीं बदल सकते, खाली या तो टीवी अगला प्रोग्राम का इंतजार करो या बंद करो। लेकिन अभी जी बिजनेस पर छोटा सा ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के तुरंत बाद मृत्युंजय भी आ चुके हैं। सोने, चांदी और कच्चे तेल के पूरे एक्शन को आपके सामने लाएंगे। उससे पहले आशु सर, कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, किरण जी, जय ठक्कर और साथ ही सुमित जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सचिन जी का स्पेशल धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और क्लोजिंग शो में हमारा साथ देने के लिए।